नंदिता को आप जैसा समझते हो वह वैसी नहीं है। वह बहुत ही समझदार है, साथ ही साथ समय आने पर वह हर कुछ मैनेज कर सकती है। हाँ, अभी तक उसे ज़रूरत नहीं हुई तो उसने इस तरीके का कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भी उसे माँ बनकर पाला है। मैं जानती हूँ उसके अंदर जितना ज़्यादा कोमल दिल और समझदारी है, उतनी ही वह अपनी बात की पक्की है। हर फैसला सोच समझ कर लेती है। उसकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मधु ने कहा। ठीक है, ध्यान रखना और कोई बात हो तो मुझे जरूर बता देना, दिवाकर बोले। जी ठीक है, मधु ने कहा और फिर वह भी अंदर चली गई। मधु ने कमरे में आकर देखा तो नंदिता वहां नहीं थी। मिंटू प्रांशु खेल रहे थे। बेटा बुआ कहाँ पर है? मधु ने कहा। बुआ अभी छत पर चली गई है मम्मी, मिंटू बोला तो मधु भी छत की तरफ चली गई। वहां आकर देखा नंदिता एक तरफ रेलिंग से टिक कर बैठी हुई है। मधु भी उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथों के बीच ले लिया। नंदिता ने मधु की तरफ देखा और फिर वापस से नजरें झुका ली। अभी तो पहली परेशानी आई है और मेरी बेटी इतनी जल्दी परेशान हो गई, मधु बोली पर नंदिता खामोश रही। बेटा अभी तक तो तुम बच्ची बनकर मेरे और दिवाकर जी के साथ रही। हम लोगों ने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्शन दिया, तुम्हें संभाला, पर बेटा तुम बड़ी हो गई हो, मधु बोली तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। आज सागर तुम्हारे सामने आया, कल कोई और परेशानी आ सकती है। नए परिवार में जाओगी, तुम्हारा रिश्ता होगा तो वहां भी तुम्हें कई तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग होंगे जो तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें नापसंद करेंगे। जीवन पल पल परेशानियां और नए नए चैलेंज सामने रखता है और हमें उनका डटकर सामना करना होता है। यूं परेशान होकर नहीं बैठा जाता। मधु बोली तो नंदिता ने उसकी गोद में सिर रख लिया। मैं परेशान नहीं हूं भाभी, बस मैं यही सोच रही हूं कि अगर भाई साहब और आप मेरा विश्वास नहीं करते तो आज शायद मेरा रिश्ता उस सागर के साथ ही हो गया होता, नंदिता ने कहा। ऐसे कैसे रिश्ता हो गया होता? और यह सिर्फ हमारी बात नहीं है। हर माँ बाप को अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे अपनों पर भरोसा होना चाहिए नंदू। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, हमें विश्वास रखना होता है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें तो हम बचपन से जानते हैं, फिर तुम पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? मधु ने उसे समझाया। नंदिता खामोश रही। नंदू, आज से तुम भी एक बात गांठ बांध लो। अभी तुम्हारी शादी होगी, नए लोग मिलेंगे, पर तुम्हें विश्वास करना होगा। और अगर कभी कोई बात ऐसी पता चले जिससे तुम्हारा विश्वास टूटे तो नाराजगी होना भी स्वाभाविक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें चीजों को समझना होगा, एक मौका देना होगा, ताकि सब कुछ सही हो सके। यही जीवन है बेटा, और यही हम सबको करना होता है, मधु बोली और फिर बहुत देर तक नंदिता को समझाती रही। सीढ़ियों पर खड़े दिवाकर उन दोनों की बातें बहुत देर से सुन रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मधु जैसे जीवन संगिनी आई, वरना कोई ऐसी वैसी लड़की आ जाती तो हम बहन भाई की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। मधु ने ना सिर्फ मुझे बराबर से सहयोग किया है, बल्कि मेरी नंदू को भी मां बनकर संभाला है, दिवाकर बोले और फिर नीचे चले गए। दिल्ली आनंद का घर। डिनर के समय। आनंद बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि 5 दिसंबर को हमारे एनजीओ का स्थापना दिवस है, तो तुम कोशिश करना उस दिन आने की, शोभना बोली। जी दादी माँ, आनंद बोला। तुम कोशिश करना कि उस दिन वहां पर रुक सको, उन लोगों ने खास तौर पर कहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि उस एनजीओ का खर्चा पिछले कई सालों तुम ही उठा रहे हो, इसलिए उन लोगों ने विशेष रूप से तुम्हें आमंत्रण दिया है। बाकी सूरज और संध्या भी वहां 2 दिन के लिए आ रहे हैं, शोभना बोली। जी दादी माँ, मैंने अपना प्लान कर लिया है और उसके अलावा मैंने आपकी फ्लाइट की टिकट करा दी है। माला, मानव दीदी और गिरधारी भैया आपके साथ जाएंगे और आपका वहां ध्यान रखेंगे। फंक्शन के एक दिन पहले मैं मम्मी पापा के साथ आ जाऊंगा और फिर 1-2 दिन रुककर मैं वापस निकल आऊंगा। बाकी मम्मी पापा की जितनी मर्जी हो उतने दिन वहां रुक सकते हैं, आनंद ने कहा। ठीक है बेटा, शोभना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप सब लोग जबलपुर जा रहे हो? ऐसा क्या प्रोग्राम बन गया? रूपाली बोली। हमारे एनजीओ का स्थापना दिवस है, इसलिए जा रहे हैं हम लोग, तुम चाहो तो तुम भी चलो,
संध्या ने रूपाली से कहा। ना बाबा, ना मुझे नहीं जमता जबलपुर का वेदर और वहां का माहौल है, और वहां जाकर आप सब लोग भी एकदम वही के रंग में रंग जाते हो। रोज सुबह ग्वारीघाट जाकर स्नान करना है, सबको शाम को आरती में जाना है। मुझसे यह सब चीजें नहीं होती है, रूपाली ने कहा। कोई बात नहीं अमृत बेटा, तुम आना चाहो तो आ सकते हो, बाकी तुम अपना पहले काम देख लेना, शोभना ने कहा तो अमृत ने रूपाली की तरफ देखा। रूपाली का मुंह बन गया। रहने देता हूं मां। भैया और भाभी भी नहीं रहेंगे और फिर ऑफिस में भी अभी काफी काम है। निमेश और अर्नव अभी नए हैं तो कोई तो होना चाहिए उन पर ऊपर नजर रखने के लिए। आप लोग आराम से जाइए, यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर, सब संभाल लेंगे और कुछ भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइएगा, अमृत बोला। ठीक है बेटा डॉट शोभना बोली और फिर सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। 2 दिन बाद माला और गिरधारी के साथ शोभना जबलपुर निकल गई। आनंद ने उनकी फ्लाइट की टिकट करा दिए थे और जबलपुर में पहले से उनका घर था जहां पर एक नौकर रहता था घर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए। उसे आनंद ने खबर कर दी थी कि दादी माँ आ रही है और 2 दिन बाद वह लोग भी आ रहे हैं तो सारा इंतजाम कर ले, और उसने वहां पर सारा इंतजाम कर लिया था। दूसरी ओर एनजीओ में भी फंक्शन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। नंदिता और बाकी स्टाफ ने मिलकर काफी अच्छी तैयारियां कर ली थी। नंदिता ने बच्चों के साथ मिलकर एक डांस तैयार किया था। इसके अलावा नंदिता खुद भी वहां एक गाना गाने वाली थी। छोटे मोटे कई सारे प्रोग्राम रखे गए थे एनजीओ की महिलाओं और बच्चों के द्वारा। 2 दिन बाद आनंद भी संध्या और सूरज के साथ जबलपुर आ गया था 3 दिन की छुट्टी लेकर, ताकि जबलपुर में अच्छे से घूम सके और दादी माँ के साथ जहां जहां वह जाना चाहती हैं वहां जा सके। दिवाकर दुकान से आकर बैठे। अच्छा सुनो मधु, कल मनोहर जी की बेटी की शादी है तो हम लोगों को वहां जाना है। तुम लोग शाम तक रेडी हो जाना, मैं भी दुकान से जल्दी आ जाऊंगा तो समय से चलेंगे वहां, ठीक है? दिवाकर ने कहा। जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग तैयार हो जाएंगे, मधु बोली। भाभी मैं नेहा के साथ ग्वारीघाट चली जाओ आरती के लिए, नंदिता ने कहा। ग्वारीघाट अचानक से? दिवाकर बोले। हाँ, वह हम दोनों का बहुत दिन से महाआरती देखने का मन कर रहा था। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, नंदिता ने कहा। ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ दोनों साथ ही रहना, दिवाकर बोले। तब तक नेहा दरवाजे पर आ गई। भाई साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों साथ ही रहेंगे। मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ ज्वाइन करने, तो सोचा एक बार महाआरती में शामिल होकर नर्मदा मैया का आशीर्वाद ले लूं, नेहा बोली। जॉब पक्की हो गई? दिवाकर बोले। जी भाई साहब, नेहा ने कहा। बढ़िया है, दिवाकर बोले। अब जाए हम लोग, और जल्दी ही वापस आ जाएंगे, नेहा ने कहा और नंदिता को लेकर ग्वारीघाट निकल गई रात की आरती देखने के लिए। आरती तो 7:30 बजे शुरू हो जाती है, तो वह लोग 8:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए, मधु बोली और किचन में चली गई। आपने मनोज भाई साहब को जवाब दे दिया ना? नंदिता के निकलते ही मधु ने दिवाकर से सवाल किया। मैंने मनोज को अच्छे से समझा दिया है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, और साथ में यह बहुत ही अच्छे से तरीके से कह दिया है कि सागर को समझाएं, उसकी हरकतों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सालों की दोस्ती खत्म हो जाए। सागर नंदिता के साथ जो व्यवहार कर रहा है वह ठीक नहीं है, और आगे से ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे, दिवाकर ने कहा। चलो अच्छा है, हो सकता है अब वह समझ जाए और नंदू को परेशान ना करे, मधु बोली। मुझे भी यही लगता है, दिवाकर बोले और टीवी देखने लगे। मधु के अंदर जाकर बच्चों को देखने लगी। नंदिता और नेहा ग्वारीघाट के लिए निकल गई। वहीं उनके निकलते ही वही कॉर्नर पर खड़े सागर ने भी अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। सागर के पीछे उसके 2 दोस्त भी बैठे हुए थे और वह लोग भी उन लोगों का पीछा करते हुए ग्वारीघाट की तरफ निकल गए। उधर आनंद के घर पर शोभना, संध्या, सूरज और आनंद भी तैयार हो चुके थे ग्वारीघाट की आरती के लिए। चलिए माँ अब हम भी निकलते हैं, सूरज ने कहा और ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोल दिया। गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और चारों लोग ग्वारीघाट के लिए निकल गए। कितने दिनों बाद आज तुम तीनों के साथ यहाँ के दर्शन करूंगी और आरती करूंगी डॉट। बड़ा सुकून मिलता है आरती करने के बाद, शोभना बोली। जी दादी माँ, मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब आए थे हम यहाँ पर आरती के लिए।
आपके कारण आज फिर से आना हो गया है, आनंद बोला। हाँ, काफी साल हो गए हैं जब तुम यहाँ आए थे। पहले तो बहुत आना होता था, फिर तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई के कारण तुम बच्चों का तो आना ही नहीं हो पाया। कभी कभार मैं और सूरज जी आते रहे हैं माँ के साथ यहाँ, पर बच्चों का आना नहीं हो पाया। अगली बार इस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे कि सभी बच्चों को लेकर आए, नर्मदा मैया के दर्शन करने तो बनता है ना, संध्या बोली तो सूरज और शोभना ने भी सहमति जताई। थोड़ी देर में वो लोग ग्वारी घाट पहुंच गए। घाट पर काफी भीड़ थी, चारों जाकर एक जगह खड़े हो गए। यहाँ की आरती की बहुत मान्यता है ना माँ, संध्या बोली। हाँ, बहुत मान्यता है और साथ ही आज तो मुहूर्त भी बहुत खास है, शोभना ने कहा और फिर वहां पर आरती की तैयारियां देखने लगी। उधर नेहा और नंदिता ने भी अपनी स्कूटी पार्क की और घाट की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे आ रहे सागर ने भी गाड़ी खड़ी की और उन दोनों के बीच चल दिया। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर, सागर का दोस्त अभय बोला। बहुत घमंड है इसको अपनी खूबसूरती का और अपने संस्कारों का। आज इसकी खूबसूरती को भी देखता हूं और उसके संस्कारों को भी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, सागर बोला। पर अगर बात और ज्यादा बढ़ गई तो, अभय ने कहा। तू घबरा मत, तुझे तो कुछ करना नहीं है। और यह जबलपुर है और ऐसे छोटे शहर में ऐसी घटनाओं के बाद लड़कियां खामोशी से घर के अंदर छुप जाती हैं ताकि उनकी और उनके परिवार की बदनामी ना हो। और अगर लड़की हिम्मत करे भी तो परिवार वाले उसका साथ नहीं देते, समझे। इसको क्या लगता है कि मुझे भाव नहीं देगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे रिश्ते को ठुकरा देगी, तो क्या मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं है। यह सागर की जिद और जुनून है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे सही, सागर कुटिलता से बोला। घाट पर इस समय भीड़ बहुत हो रही थी। इस समय अकेले आकर ठीक तो किया न हमने, नहा। भीड़ देख आज लगता है पूरा जबलपुर आ गया है यहाँ, नंदू बोली। आज कोई विशेष मुहूर्त है इसलिए ज्यादा भीड़ है, चल तू। अब आ गए हैं तो आरती देख लेते हैं, नेहा बोली और नंदू के साथ आगे बढ़ने लगी। नेहा और नंदिता एक दूसरे का हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर आनंद और उसका परिवार भी खड़ा हुआ था। तभी आनंद का फोन बज उठा। वहां घंटियों के शोर में उसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो वह वहां से हटकर थोड़ा पीछे की तरफ चल दिया। तुम दोनों बस उसको उसकी सहेली से दूर करो, भीड़ का फायदा उठाओ और बीच में पहुंचकर अलग करो दोनों को, बाकी मैं उसे देख लूंगा, सागर ने कहा तो अभय और उसका साथी नंदिता और नेहा के तरफ चल दिए। भीड़ की धक्का मुक्की में उन दोनों ने धक्का मारा और नेहा का हाथ नंदिता का हाथ से छूट गया। नेहा आगे बढ़ गई और नंदिता को लगा कि किसी ने हाथ उसका पकड़ लिया है और पीछे की तरफ खींचा। नंदिता को लगा कि शायद नेहा ही है तो नंदिता उस तरफ चल दी। वहीं नेहा आगे की तरफ बढ़ गई है। यह नंदू किधर गई, नेहा बोली। नेहा को जब एहसास हुआ कि नंदिता उसके साथ नहीं है तो उसने अपना मोबाइल निकालकर कॉल लगाया, पर नंदिता को भी वहां के शोर में अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। नेहा भीड़ से निकलकर एक साइड खड़ी हो गई है और बराबर नंदिता को कॉल करने लगी। हे भगवान, है नंदू किधर चली गई? अब इतनी भीड़ में कैसे ढूंढे उसे? मुझे साथ न पाकर अभी खुद भी परेशान हो जाएगी और अगर थोड़ा लेट हो गए तो भाई साहब को क्या जवाब दूंगी? नेहा ने परेशानी से चारों तरफ नजर घुमाई और फिर से फोन लगाने लगी। वही सागर नंदिता का हाथ पकड़कर खींचकर पीछे की तरफ ले जाने लगा। नंदू को जब एहसास हुआ कि ये नेहा नहीं है तो उसने हाथ झटक दिया। तब तक वो लोग काफी आगे आ चुके थे। यहां लोग कम थी क्योंकि ये पीछे का हिस्सा था। नेहा कहाँ रह गई, नंदिता ने सोचा और नंदिता थोड़ी सी आगे बढ़ी ताकि नेहा को ढूंढ सके। तभी सागर पर उसकी नजर गई और वो एकदम से चौंक गई है कि यहां कहां पर आ गई है। सागर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। नंदिता ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो यह घाट का दूसरा सिरा था जहां पर लोग बहुत ही कम थे और अंधेरा भी हो रहा था। नंदिता एक पल को घबरा गई और फिर जल्दी से वहां से निकलने के लिए वापस मुड़ गई, पर सागर ने आकर उसे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो डॉट? छोड़ो मुझे, और यह क्या बदतमीजी है? नंदिता बोली और जल्दी से आगे बढ़ने लगी, पर सागर ने उसको पकड़ लिया और जबरदस्ती पीछे की तरफ खींचने लगा।
नंदिता अपने हाथ पैर चलाने लगी और सागर का विरोध करने लगी, पर सागर पर शैतान सवार था। नंदिता ने चिल्लाया पर आवाज वहां के शोर में किसी को सुनाई नहीं दी। आरती शुरू हो चुकी थी, इसलिए घंटों की और शंखों की ध्वनि में नंदिता की आवाज दब गई और सागर उसे खींचकर ले जाने लगा। आनंद भी उसी तरफ मोबाइल के नेटवर्क के चलते आ गया था। नंदिता ने सागर के हाथ पर जम के कांटा और एकदम से दौड़ पड़ी। रुक साली, तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं, सागर बोला और उसके पीछे भागा। नंदिता दौड़ते दौड़ते एक आदमी की पीठ से जा टकराई और नंदिता ने उसे उसके कोट को कस के पकड़ लिया। आनंद का दिल एकदम से जोरों से धड़क उठा। प्लीज हेल्प मी। वो सागर, प्लीज हेल्प। नंदिता की एकदम हल्की सी आवाज सुनाई दी तो आनंद ने पलट कर देखा। नंदिता के चेहरे पर अंधेरा था तो आनंद को उसका चेहरा नहीं दिखा। तभी सागर ने आकर अपने फोन की टॉर्च जला आनंद के चेहरे पर डाली। नंदिता को आनंद का चेहरा स्पष्ट दिख गया। कौन है बे, तू निकल यहां से, सागर ने कहा। प्लीज हेल्प मी। यहां से मत जाना प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना। नंदिता ने हाथ जोड़ दिए। घबराओ मत, रख, जब तक मैं यहां हूं यह तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, आनंद ने कहा और नंदिता का हाथ पकड़कर अपने पीछे कर लिया। नंदिता डर से कांप रही थी जिसे आनंद महसूस कर रहा था। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, आई एम हियर। डोंट वरी, आनंद ने धीमी और शांत आवाज में पोलाइटली कहा। अच्छा तो हीरोगिरी दिखाना चाहता है, सागर गुस्से से बोला। इसे हीरोगिरी नहीं इंसानियत कहते हैं, जो कि शायद तुम्हारे अंदर है ही नहीं, पर मेरे इंसानियत अभी बची हुई है और मेरे परिवार के दिए हुई संस्कार भी। मेरे सामने तुम किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आनंद बोला। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सागर बोला। नहीं, ये झूठ कह रहा है, नंदू बोली और घबराकर आनंद की बाह को कसकर पकड़ लिया। नो यू आर रॉन्ग। और फिर भी चाहे जो हो पर जबरदस्ती नहीं, आनंद बोला। तुझे तो मैं देखता हूं, लगता है यहां के नहीं हो साहब, तभी दूसरे के पचड़े में पड़ रहे हो। कोई बात नहीं है, आज पहले तुझे ही देख लेता हूं, इससे हिसाब बाद में कर लूंगा, सागर बोला और गुस्से से आनंद की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह आनंद पर वार करता, एक जोरदार पंच आनंद ने उसके मुंह पर मार दिया। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी रोशनी फिर से आनंद के चेहरे पर पड़ी। नंदिता ने फिर से उस शांत, गंभीर और आकर्षक चेहरे को देखा। नंदिता ने एक नज़र आनंद को देखा और फिर वहां से जाने के लिए पीछे धीरे धीरे कदम पीछे लिए। तभी आनंद ने वहां पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसे पीछे से ढक दिया और वापस सागर पर टूट पड़ा। नंदिता की आंखों के आंसू भर आए और मुड़कर आनंद को देखा जो कि सागर को बेरहमी से पीट रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई या घाट पर आकर इस तरह की हरकत करने की, आनंद बोला। वो मेरी पहचान की है, सागर बचाव करते हुए बोला। तेरी कोई भी लगती हो या नहीं लगती हो, पर मेरे लिए जो चीज गलत है वह गलत है। किसी की इच्छा के बिना उसको हाथ लगाना गलत है और तू उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, मेरी आंखों के सामने मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, आनंद बोला और वापस से सागर को मारने लगा था। वहीं पीछे एक पेड़ की ओट में छिपकर नंदू उन दोनों को देखने लगी। तभी पीछे से एक कड़क सी आवाज आई। आनंद बेटा, यहां क्या कर रहे हो? मां कब से आरती के लिए ढूंढ रही है, सूरज ने कहा। जी पापा, आनंद बोला और उसने अपने हाथ झाड़े और सागर को एक लात मार दी। याद रखना आज का सबक और आइंदा कभी किसी लड़की की तरफ गजल नजर से मत देखना, आनंद बोला। तू नहीं जानता, मैं उसे बहुत पहले से चाहता हूं, पर वो भाव ही नहीं दे रही थी तो आज बह गया, सागर ने फिर से अपना मुंह खोल दिया। अगर भाव नहीं दे रही थी तो उसे अपने प्यार से, अपनी अच्छाइयों से जीतो डॉट। अगर उसे पाना चाहते हो तो पहले उसका दिल जीतो। जो तुम करने जा रहे थे वह गलत है, सिर्फ गलत, और आनंद राठौड़ को गलत बातों और गलत लोगों से सख्त नफरत है, आनंद ने पलटकर कहा तो सागर ने नजर झुका ली। आनंद ने उधर देखा जहां नंदू थी, पर उसे वो दिखाई नहीं दी। और यह लड़कियों को भी न जाने क्या हो जाता है, रुक नहीं सकती थी यहां। अभी पुलिस कंप्लेंट कर देता, साले की सारी मर्दानगी निकल जाती, आनंद बोला और सूरज के पास आया। नंदू वही छिपकर अब भी आनंद को देख रही थी।
कोई बात नहीं बेटा, हम इसके खिलाफ कंप्लेन डाल देते हैं कि ये एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, सूरज बोले। ठीक है पापा, आनंद बोला, और सूरज और आनंद जैसे ही पलटे सागर उठकर वहां से जल्दी से भाग खड़ा हुआ कि कहीं वो लोग उसे पकड़ ना लें। भाग गया साला, सूरज बोले। लड़की पहले ही चली गई थी और उसकी गवाही के बिना हमारी कंप्लेन का कोई मतलब नहीं रहता। पता नहीं यह लड़कियां कब समझेंगी। आज भी इस तरह की घटना के बाद खुद ही शर्म से झुक जाती है। यह नहीं कि इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचे नहीं, आनंद गुस्से से बोला। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है बेटा। और फिर छोटी जगह में लड़की की इज्जत बहुत मायने रखती है। हर कोई लड़के को जो कुछ कहेगा कहेगा ही, साथ ही उस लड़की का जीना दूभर कर देगी दुनिया। यह कहकर गई क्यों थी घर से बाहर अकेली इस वक्त, सूरज बोले तो आनंद फिर कुछ न बोला और फिर दोनों वहां से निकल गए। नंदिता वही घुटनों के बल बैठ गई और उसके आंसू निकलने लगे। नहीं नर्मदा मैया, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने भगवान जैसे इस इंसान को भेज दिया। आज ये नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता, नंदिता बोली और फिर खुद को संभाला और वहां पड़ा हुआ अपना बैग और मोबाइल उठाकर आगे चल दी। तभी उसका फोन फिर से बस उठा। फोन नेहा का था। हाँ नेहा। नंदिता ने खुद की आवाज को संभालते हुए कहा। कहाँ पर है तू नंदू? मैं कब से ढूंढ रही हूं तुझे। नेहा भीड़ में हाथ छूट गया था। मैं वहीं आ रही हूं, बरगद के पेड़ के नीचे, तू भी आ, नंदू बोली और खुद को नॉर्मल किया ताकि नेहा को समझ ना आए कुछ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह बात नेहा को पता चले और फिर घर वालों को और फिर फालतू की टेंशन क्रिएट हो। वह भी चाहती थी कि सागर को सजा मिले, पर जैसा भी सूरज ने कहा, छोटा शहर और इस तरह की घटनाएं अक्सर ही लड़की के चरित्र पर ही दाग लगा देती हैं और नंदिता नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ उसके परिवार को भी उसकी सजा मिले जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। कहाँ चली गई थी तू? नेहा ने आकर कहा। हाथ छूट गया था तो मैं यहाँ खड़े होकर तेरा इंतजार कर रही थी। आरती हो गई ठीक से? नंदिता ने कहा। हाँ हो गई, पर तुम तो आगे आई नहीं, नेहा बोली। कोई बात नहीं, मैंने यहीं से दर्शन कर लिए और माता का आशीर्वाद भी मिल गया मुझे, अब घर चलते हैं, नंदिता बोली। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना, देख कितना अच्छा लग रहा है, नेहा ने कहा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज नेहा अभी घर चले। मेरा मन नहीं कर रहा है रुकने का, नंदिता बोली और नेहा के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र अपने परिवार के साथ घाट से बाहर आते आनंद पर गई है, जो कि मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रहा था। आनंद के चेहरे पर इस समय अजीब सा तेज और एक आकर्षण था। नंदिता ने उसे देखा तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। आनंद, नंदू धीरे से बोली और फिर अपनी नजरें झुका ली, पर दिल फिर से उस इंसान को देखने मचल उठा जो कि अभी फरिश्ता बनकर नंदू की जिंदगी में आया था। नंदू ने नजर उठा, उसे दोबारा देखा। नर्मदा मैया, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। सागर जैसे इंसान को मेरी जिंदगी में मत लाना। अगर लाना ही है तो इस जैसे किसी फरिश्ते को मेरी जिंदगी में लाना जिसके खुद के आसपास होने पर मैं डरूं नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस करूं। नंदिता ने एक पल को आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर नेहा के साथ निकल गई। नंदिता और नेहा घर पहुंचे। नेहा अपने घर निकल गई और नंदिता कमरे में जाने लगी। नंदू बेटा, खाना तो खा लो, मधु ने कहा। भाभी भूख नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने वहीं पर चाट खा ली थी, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं अब आराम करने जा रही हूं, बहुत थकान हो गई है। घाट पर बहुत भीड़ भी थी, नंदिता बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मधु ने दूध लिया और नंदू के कमरे में आई। नवंबर का महीना था तो ठंडक हो रही थी। नंदू ने खुद को ब्लैंकेट में कवर करके रखा था। नंदू दूध पी लेना बेटा, मधु बोली। नंदू बोली पर उठी नहीं। मधु ने भी ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने खाना खाया और सब अपने कमरे में जाकर सो गए। नंदिता ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर एकदम से रो पड़ी। इतनी देर से खुद को संभाले रखा था उसने, अकेले में आकर उसका दर्द फिर से निकलकर बाहर आ गया। क्यों हर समय यही होता है? क्यों लोग लड़की को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं? न जाने आज क्या हो जाता अगर वो नहीं आते तो, नंदिता ने सोचा और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे आनंद का चेहरा आ गया।
भगवान आपको हर खुशी दे। मेरे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाएं और आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ न हो। आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की है, भगवान हमेशा आपकी और आपके मान सम्मान की रक्षा करें। नंदिता ने ना जाने कितनी सारी दुआएं आनंद के लिए मांग ली और फिर से वही आनंद का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। वो नहीं जानती थी कि आनंद का ये चेहरा अब हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल में बस चुका है। आनंद भी अपने परिवार के साथ घर पहुंचा। मम्मी जब तक खाना लगेगा मैं फ्रेश होकर आता हूं, आनंद बोला और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने जैसे ही अपना कोट निकाला एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसमें से नीचे गिर गया। ये क्या है? आनंद खुद से बोला और ब्रेसलेट उठाया। यह सोने के ब्रेसलेट था जिस पर अमेरिकन स्टोन से एन बना हुआ था। लगता है उसी लड़की का है जो वहां पर थी। पता नहीं कैसे कैसे हैवान भरे हुए हैं दुनिया में। भगवान का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया तो आज एक लड़की बर्बाद होने से बच गई। पता नहीं कब सुधरेंगे लोग। इस तरीके से क्या मिल जाता है लोगों को? अपने कुछ पल की खुशी और उन्माद के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचते लोग। आनंद खुद बोला और उसने ब्रेसलेट उठाकर अपने बैक पॉकेट में डाल दी और फिर फ्रेश होने चला गया। आनंद वॉशरूम से बाहर आया तो देखा उसका फोन बज रहा था। फोन देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने झट से फोन उठा लिया। कुछ देर बाद के वह बिना किसी से बात किए घर से बाहर निकल गया। ये आनंद कहाँ गया इस वक्त? सूरज ने पूछा। पता नहीं। आ जाएगा कुछ देर में, संध्या बोली और तीनों डिनर करने लगे। आनंद लगभग 1 घंटे बाद घर वापस आया तो देखा सब उसी का इंतजार कर रहे हैं हॉल में। आनंद बेटा कहाँ चले गए थे वह भी बिना बताए। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। चलो खाना खा लो, संध्या ने कहा। सॉरी मम्मी, पर मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, आनंद बोला। हम लोगों का हो चुका है, अब तू भी थोड़ा खा ले, संध्या बोली। बिल्कुल भूख नहीं है मम्मी, आनंद बोला और अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ अचानक से? अभी तो जब घाट से आए थे तो बिल्कुल ठीक था, अब इतना परेशान क्यों हो गया है? सूरज बोले। होगी कोई बात, मैं जाकर बात करती हूं, तुम दोनों भी आ जाना, शोभना बोली और आनंद के कमरे में आई। आनंद अपने बेड के क्राउन से सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। शोभना ने अंदर आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आनंद ने आंखें खोली। आनंद की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। क्या हुआ बेटा? बात हो गई? शोभना ने कहा। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी कमर से बाहों को लपेटकर उनसे लिपट गया। शोभना ने उसके सिर पर हाथ फिराया। कुछ तो हुआ है और वो भी ऐसा जो तुझे बहुत तकलीफ दे गया है। अपनी दादी माँ को नहीं बताएगा बेटा? शोभना जी ने प्यार से कहा और उसके सामने बैठ गई। और फिर उन दोनों के बीच में ना जाने कितनी देर तक बातचीत चलती रही। संध्या और सूरज भी आ गए थे देखने के लिए, पर दोनों दरवाजे पर ही रुककर उन दोनों की बातें सुनते रहे। उन दोनों में से किसी ने भी अंदर आना ठीक नहीं समझा। लगभग 1 घंटा बात करने के बाद आनंद वही बिस्तर पर लेट गया और शोभना उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। भगवान पर विश्वास रखो बेटा, जो सही होगा वही होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, शोभना ने कहा तो आनंद में आंखें बंद कर ली। 2 आंसुओं की बूंदें निकलकर बालों में समा गई। कुछ ही देर में आनंद गहरी नींद में चला गया तो शोभना बाहर आई। माँ यह सब? संध्या ने कहा। परेशान मत हो जाता है अक्सर इस उम्र में, और हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। तुम, मैं और सूरज, यह बात हम तीनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना आगे आनंद की जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। पर माँ, कल जो रिश्ते की बात हम करने वाले हैं, सूरज ने परेशान होकर कहा। अगर रिश्ता अच्छा है और लड़की अच्छी है तो रिश्ता जरूर होगा। आनंद की फिक्र तुम दोनों मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी ना ही वह इतना कमजोर है कि ऐसे ही हर बात से टूट जाए। वह घर का बड़ा बेटा है और इस बात की जिम्मेदारी भी है उसमें, और नहीं है तो हमें उसे जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। उसे चीजों को समझना होगा, इस तरीके से वह नहीं टूट सकता, शोभना बोली।
माँ, उस लड़की के बारे में कुछ और पता चला? कुछ और जानकारी ली आपने उनसे? सूरज ने पूछा। हाँ, मैं तो तुम दोनों से पहले यहाँ आ गई थी ना। मैंने लड़की और उसके घरवालों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ और छोटा परिवार है। मध्यम दर्जे की हैसियत है उनकी। ना ज्यादा ऊंचे ख्वाब है और ना ही ऊंची हसरतें। दिवाकर जी की गोरखपुर में साड़ियों की दुकान है जो कि बहुत ही अच्छे से चलती है, जिससे परिवार का खर्चा आराम से निकल जाता है, शोभना बोली। संध्या और सूरज सुन रहे थे ध्यान से। उनकी पत्नी मधुलिका हाउसवाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल में जाते हैं। नंदिता उनकी इकलौती बहन है। बचपन में ही किसी हादसे में माता और पिता दोनों का देहांत हो गया, तब से नंदिता को दिवाकर ने ही पाला है और फिर मधु के आने के बाद मधु ने दिवाकर के साथ मिलकर घर की और नंदिता की जिम्मेदारी संभाल ली। नंदिता पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, समझदार है, घर संभालना आता है, बड़ों की इज्जत करना भी आता है। एनजीओ में पढ़ाती है जहां पर कि उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन सिर्फ खुद की संतुष्टि के लिए करती है। पढ़ने में होशियार है, शोभना बोली तो संध्या और सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बारे में और भी जानकारी निकालने की कोशिश की थी मैंने। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है जिससे हम शक करें। जिस किसी ने भी बताया है उसके बारे में अच्छा ही बताया है। अच्छे गुण, अच्छा चरित्र और अच्छा व्यवहार नंदिता की विशेषता है, और खूबसूरती तो तुम लोग देख ही चुके हो। लाखों में एक है वह, फिर भी आज तक ना ही किसी के साथ उसका नाम जुड़ा है और ना ही उसके बारे में कोई भी ऐसी बात सुनने को मिली है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि नंदिता से बेहतर लड़की हमें लाख ढूंढने से भी नहीं मिल सकती तो कुछ गलत नहीं होगा। बाकी मैंने शांता से कहकर उनके घर में रिश्ता भिजवाने की बात की है। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को लगे कि सब कुछ हमने खुद ही तय कर लिया। उन्हें भी हमारे बारे में जानने समझने का पूरा अधिकार है। तो कल शांता जाकर उनके घर में बात करेगी और हमारे तरफ से भी रिश्ता आया है, नंदिता के लिए यह भी बोलेगी, शोभना बोली। यह सही किया आपने माँ, सूरज बोले। फिर कल शाम को शादी में तो हम लोग मिल ही रहे हैं। अब यह मुलाकात इस तरह की अनजान नहीं होगी, बल्कि एक औपचारिक बातचीत होगी जिसमें वह भी हमारे बारे में जानेंगे और हम भी उनके बारे में जानेंगे। नंदिता और आनंद भी एक दूसरे को देखेंगे और समझेंगे, और अगर सब सही रहता है तो फिर हम रिश्ता तय करके ही जबलपुर से वापस जाएंगे, शोभना ने कहा तो संध्या ने सूरज की तरफ देखा। अगर तुम दोनों को कोई भी आपत्ति हो तो तुम बिल्कुल कह सकते हो। यह जितनी भी जानकारी मैंने ली है बिल्कुल सही है। बाकी कल तुम लोग नंदिता और उसके परिवार से मिलने ही वाले हो। कभी भी कुछ भी लगे तो तुम लोग तुरंत बोल सकते हो। मैं बात वहीं पर खत्म कर दूंगी। यह मेरी खुद की राय है और मुझे लगता है कि यह रिश्ता आनंद के लिए बेहतर रहेगा। बाकी तुम दोनों बताओ, शोभना बोली। माँ, मैं आपकी बातचीत से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और फिर कल उन लोगों से तो हम लोग मिल ही रहे हैं। अगर कुछ भी कमी लगेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, और अगर लड़की हर तरीके से आनंद के योग्य है तो फिर हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होगी, सूरज ने कहा तो संध्या ने भी उसकी बात में सहमति जताई। जी माँ, और आज आनंद की बात से हमें इस बात का भी पता चल ही गया है कि आनंद का इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक लड़की डॉक्टर ही होनी चाहिए या कोई विशेष योग्यता वाली होनी चाहिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, संध्या बोली। पर माँ, आज ही इतना सब कुछ हुआ है आनंद की जिंदगी में, क्या आनंद रिश्ते के लिए इतनी जल्दी तैयार होगा? सूरज ने कहा। उसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे समझा भी लूंगी और मना भी लूंगी, और फिर किसी बात का दुख जिंदगी भर नहीं मनाया जाता। जो हो गया सो हो गया, अब हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा, और आनंद को भी। और जितनी जल्दी वह किसी नए रिश्ते में जुड़ जाएगा उतनी जल्दी पुरानी यादों को भूल जाएगा, शोभना ने कहा, और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आनंद वॉशरूम से बाहर आया तो देखा उसका फोन बज रहा था। फोन देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने झट से फोन उठा लिया। कुछ देर बाद के वह बिना किसी से बात किए घर से बाहर निकल गया। ये आनंद कहाँ गया इस वक्त? सूरज ने पूछा। पता नहीं, आ जाएगा कुछ देर में, संध्या बोली, और तीनों डिनर करने लगे। आनंद लगभग 1 घंटे बाद घर वापस आया तो देखा सब उसी का इंतजार कर रहे हैं हॉल में।
आनंद बेटा कहाँ चले गए थे वह भी बिना बताए। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। चलो खाना खा लो, संध्या ने कहा। सॉरी मम्मी, पर मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, आनंद बोला। हम लोगों का हो चुका है, अब तू भी थोड़ा खा ले, संध्या बोली। बिल्कुल भूख नहीं है मम्मी, आनंद बोला और अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ अचानक से? अभी तो जब घाट से आए थे तो बिल्कुल ठीक था, अब इतना परेशान क्यों हो गया है? सूरज बोले। होगी कोई बात, मैं जाकर बात करती हूं, तुम दोनों भी आ जाना, शोभना बोली और आनंद के कमरे में आई। आनंद अपने बेड के क्राउन से सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। शोभना ने अंदर आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आनंद ने आंखें खोली। आनंद की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। क्या हुआ बेटा? बात हो गई? शोभना ने कहा। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी कमर से बाहों को लपेटकर उनसे लिपट गया। शोभना ने उसके सिर पर हाथ फिराया। कुछ तो हुआ है, और वो भी ऐसा जो तुझे बहुत तकलीफ दे गया है। अपनी दादी माँ को नहीं बताएगा बेटा? शोभना जी ने प्यार से कहा और उसके सामने बैठ गई। और फिर उन दोनों के बीच में ना जाने कितनी देर तक बातचीत चलती रही। संध्या और सूरज भी आ गए थे देखने के लिए, पर दोनों दरवाजे पर ही रुककर उन दोनों की बातें सुनते रहे। उन दोनों में से किसी ने भी अंदर आना ठीक नहीं समझा। लगभग 1 घंटा बात करने के बाद आनंद वही बिस्तर पर लेट गया और शोभना उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। भगवान पर विश्वास रखो बेटा, जो सही होगा वही होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, शोभना ने कहा तो आनंद में आंखें बंद कर ली। 2 आंसुओं की बूंदें निकलकर बालों में समा गई। कुछ ही देर में आनंद गहरी नींद में चला गया तो शोभना बाहर आई। माँ यह सब? संध्या ने कहा। परेशान मत हो जाता है अक्सर इस उम्र में, और हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। तुम, मैं और सूरज, यह बात हम तीनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना आगे आनंद की जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। पर माँ, कल जो रिश्ते की बात हम करने वाले हैं, सूरज ने परेशान होकर कहा। अगर रिश्ता अच्छा है और लड़की अच्छी है तो रिश्ता जरूर होगा। आनंद की फिक्र तुम दोनों मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी ना ही वह इतना कमजोर है कि ऐसे ही हर बात से टूट जाए। वह घर का बड़ा बेटा है और इस बात की जिम्मेदारी भी है उसमें, और नहीं है तो हमें उसे जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। उसे चीजों को समझना होगा, इस तरीके से वह नहीं टूट सकता, शोभना बोली। माँ, उस लड़की के बारे में कुछ और पता चला? कुछ और जानकारी ली आपने उनसे? सूरज ने पूछा। हाँ, मैं तो तुम दोनों से पहले यहां आ गई थी ना। मैंने लड़की और उसके घरवालों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ और छोटा परिवार है। मध्यम दर्जे की हैसियत है उनकी। ना ज्यादा ऊंचे ख्वाब है और ना ही ऊंची हसरतें। दिवाकर जी की गोरखपुर में साड़ियों की दुकान है जो कि बहुत ही अच्छे से चलती है, जिससे परिवार का खर्चा आराम से निकल जाता है, शोभना बोली। संध्या और सूरज सुन रहे थे ध्यान से। उनकी पत्नी मधुलिका हाउसवाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल में जाते हैं। नंदिता उनकी इकलौती बहन है। बचपन में ही किसी हादसे में माता और पिता दोनों का देहांत हो गया, तब से नंदिता को दिवाकर ने ही पाला है, और फिर मधु के आने के बाद मधु ने दिवाकर के साथ मिलकर घर की और नंदिता की जिम्मेदारी संभाल ली। नंदिता पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, समझदार है, घर संभालना आता है, बड़ों की इज्जत करना भी आता है। एनजीओ में पढ़ाती है जहां पर कि उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन सिर्फ खुद की संतुष्टि के लिए करती है। पढ़ने में होशियार है, शोभना बोली तो संध्या और सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बारे में और भी जानकारी निकालने की कोशिश की थी मैंने। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है जिससे हम शक करें। जिस किसी ने भी बताया है उसके बारे में अच्छा ही बताया है। अच्छे गुण, अच्छा चरित्र और अच्छा व्यवहार नंदिता की विशेषता है, और खूबसूरती तो तुम लोग देख ही चुके हो। लाखों में एक है वह, फिर भी आज तक ना ही किसी के साथ उसका नाम जुड़ा है और ना ही उसके बारे में कोई भी ऐसी बात सुनने को मिली है।
कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि नंदिता से बेहतर लड़की हमें लाख ढूंढने से भी नहीं मिल सकती तो कुछ गलत नहीं होगा। बाकी मैंने शांता से कहकर उनके घर में रिश्ता भिजवाने की बात की है। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को लगे कि सब कुछ हमने खुद ही तय कर लिया। उन्हें भी हमारे बारे में जानने समझने का पूरा अधिकार है। तो कल शांता जाकर उनके घर में बात करेगी और हमारे तरफ से भी रिश्ता आया है नंदिता के लिए यह भी बोलेगी। शोभना बोली। यह सही किया आपने माँ, सूरज बोले। फिर कल शाम को शादी में तो हम लोग मिल ही रहे हैं। अब यह मुलाकात इस तरह की अनजान नहीं होगी बल्कि एक औपचारिक बातचीत होगी जिसमें वह भी हमारे बारे में जानेंगे और हम भी उनके बारे में जानेंगे। नंदिता और आनंद भी एक दूसरे को देखेंगे और समझेंगे और अगर सब सही रहता है तो फिर हम रिश्ता तय करके ही जबलपुर से वापस जाएंगे, शोभना ने कहा तो संध्या ने सूरज की तरफ देखा। अगर तुम दोनों को कोई भी आपत्ति हो तो तुम बिल्कुल कह सकते हो। यह जितनी भी जानकारी मैंने ली है बिल्कुल सही है। बाकी कल तुम लोग नंदिता और उसके परिवार से मिलने ही वाले हो। कभी भी कुछ भी लगे तो तुम लोग तुरंत बोल सकते हो। मैं बात वहीं पर खत्म कर दूंगी। यह मेरी खुद की राय है और मुझे लगता है कि यह रिश्ता आनंद के लिए बेहतर रहेगा। बाकी तुम दोनों बताओ, शोभना बोली। माँ, मैं आपकी बातचीत से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और फिर कल उन लोगों से तो हम लोग मिल ही रहे हैं। अगर कुछ भी कमी लगेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे और अगर लड़की हर तरीके से आनंद के योग्य है तो फिर हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होगी, सूरज ने कहा तो संध्या ने भी उसकी बात में सहमति जताई। जी माँ, और आज आनंद की बात से हमें इस बात का भी पता चल ही गया है कि आनंद का इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक लड़की डॉक्टर ही होनी चाहिए या कोई विशेष योग्यता वाली होनी चाहिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, संध्या बोली। पर माँ, आज ही इतना सब कुछ हुआ है आनंद की जिंदगी में, क्या आनंद रिश्ते के लिए इतनी जल्दी तैयार होगा? सूरज ने कहा। उसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे समझा भी लूंगी और मना भी लूंगी और फिर किसी बात का दुख जिंदगी भर नहीं मनाया जाता। जो हो गया सो हो गया, अब हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा और आनंद को भी। और जितनी जल्दी वह किसी नए रिश्ते में जुड़ जाएगा उतनी जल्दी पुरानी यादों को भूल जाएगा, शोभना ने कहा और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिवाकर का घर। सुबह के 6 बज गए थे पर नंदिता अभी तक नहीं उठी थी। रोज उसका नियम था कि वह 5 बजे उठ जाती थी और 6 बजे तक तो वह नहा धोकर पूजा कर कर तैयार हो जाती थी। दिवाकर उठकर आए और उन्होंने बाहर नंदिता को नहीं देखा तो मधु की तरफ देखा। आज नंदू नहीं उठी अब तक मधु? दिवाकर बोले। हाँ, वही मैं सोच रही थी। इस टाइम पर तो उठकर वह मिंटू और प्रांशु को तैयार कर रही होती है। पता नहीं आज क्यों नहीं उठी। मैं देख कर आती हूं, मधु बोली और नंदिता के कमरे में आई। नंदू मधु ने आवाज लगाई पर नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। नंदू बेटा, सुबह हो गई है, 6:30 बजने वाले हैं, उठी नहीं तुम अब तक? मधु ने दोबारा कहा पर नंदिता ने अभी कोई जवाब नहीं दिया तो मधु ने उसके पास आकर उसके सिर से ब्लैंकेट हटाया। नंदू का चेहरा देखकर मधु के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। नंदिता का चेहरा एकदम लाल हो रहा था और हो रहा था। मधु ने उसके सिर पर हाथ रखा तो देखा नंदिता को तेज बुखार है। सुनिए दिवाकर जी, नंदू को तो फीवर आ गया है। मधु ने आवाज लगाई तो दिवाकर फौरन कमरे में अंदर आए और नंदिता के सिराहने बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराया। इसे तो बहुत तेज बुखार है, दिवाकर ने कहा और नंदिता का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो सागर। छोड़ो मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज जाने दो मुझे। नंदिता नींद में ही धीरे से बोली तो मधु और दिवाकर दोनों के चेहरे पर तनाव आ गया। दिवाकर ने नंदिता का हाथ पकड़ अपने हाथों के बीच लिया और हौले से थपथपाया। क्या हुआ नंदू बेटा? क्या किया सागर ने? दिवाकर ने कहा। तभी उनकी नजर नंदिता के हाथ पर गई जिस पर की नाखूनों के निशान बने हुए थे। देखकर दिवाकर का चेहरा एकदम सख्त हो गया और आंखें लाल तो वही मधु भी चिंतित हो गई। दिवाकर ने प्यार से नंदिता का चेहरा छुआ। बेटा उठो, क्या हुआ तुमको? क्यों परेशान हो? देखो मुझे नंदू, दिवाकर बोले तो नंदिता ने धीमे से आंखें खोली। सामने दिवाकर को देखकर वो एकदम से उठकर दिवाकर के गले लग गई और रोने लगी।
मधु भी उसके पास आकर बैठ गई और उसने नंदिता की पीठ पर हाथ रखा। क्या हुआ नंदू बेटा, बताओगी नहीं अपने भाई साहब को? क्यों परेशान हो? क्या किया सागर ने बेटा? दिवाकर ने जैसे ही कहा नंदिता ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, दिवाकर बोले और नंदिता का हाथ पकड़कर आगे किया। यह चोट कैसे लगी? क्या हुआ था कल? दिवाकर ने कहा। नंदिता वापस से उनके सीने से लग गई और रोने लगी। बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ था? तुम अगर इस तरीके से करोगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जानती हो ना तुम्हारे भाई साहब की जान बसती है तुम्हारे अंदर, फिर क्यों इस तरीके से कर रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है नंदू, दिवाकर ने कहा। कल मैं जब घाट पर गई थी ना भाई साहब, मैं और नेहा साथ थे, तभी भीड़ में मेरा हाथ नेहा से छूट गया और सागर मुझे जबरदस्ती खींचकर घाट के पीछे की तरफ ले गया, नंदिता ने कहा तो दिवाकर के चेहरे पर और भी ज्यादा तनाव आ गया। वही मधु किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित हो गई। फिर क्या हुआ? मधु ने घबराकर पूछा। वह जबरदस्ती मुझे वहां ले रहा था। पता नहीं वह क्या करना चाह रहा था भाभी। मैं बहुत डर गई थी, मैंने बहुत चीखा पर वहां कोई नहीं था, नंदू बोली। दिवाकर का चेहरा लाल हो गया। फिर मैंने उसके हाथ पर काट दिया और मैं वहां से जोर से भागी तो सामने खड़े एक आदमी से टकरा गई और उसने मुझे बचा लिया भाभी, नंदू ने कहा तो मधु ने गहरी सांस ली और भगवान को याद किया। उसने सागर को बहुत मारा भाभी और मैं वहां पर छुपकर उन दोनों को देखती रही। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उसके सामने जाऊं। वह कह रहा था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, पर भाभी मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैं वहां से भागकर आ गई और नेहा के साथ घर आ गई भाभी। अगर कल वह नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। उन्होंने मुझे बचा लिया भाभी, वरना। कहते कहते नंदिता वापस से रोने लगी। मैं कहता था ना मधु की बातों को छुपाया मत करो। देखा ना छुपाने का क्या नतीजा हुआ। अगर मुझे पहले से ही सागर की हरकतों का पता होता तो मैं उसको अब तक सबक सिखा चुका होता। पर आपसे नहीं, मैं आज ही जाकर उसको देखता हूं, दिवाकर बोले और उठकर चल दिए। सुनिए जी, इस तरीके से गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि कल को हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो जाए। भगवान की कृपा से नंदिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आप जाकर रिपोर्ट करें। अगर आप यूं ही जाकर लड़ाई झगड़ा करेंगे या सागर की मार पिटाई करेंगे तो बदनामी साथ में नंदू की भी होगी। हम नंदिता के लिए रिश्ता देख रहे हैं और भगवान की कृपा और नंदिता के कैरेक्टर को लेकर आज तक कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका है। आज अगर इस बात के पीछे लड़ाई होती है तो 4 बातें वो लोग भी झूठ बोलेंगे और हो सकता है नंदिता के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश करें। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूं? मधु ने दिवाकर को समझाया तो दिवाकर कुछ सोचते हुए शांत होकर बैठ गए। नंदिता अभी भी सिसक रही थी। दिवाकर ने उसके सिर पर हाथ फिराया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है नंदू बेटा। मैं कोई लड़ाई झगड़ा ना करूं पर उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करे। इसमें तुम्हारी कहीं से कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें न डरने की और ना ही घबराने की जरूरत है। चिंता मत करो और हमें तुम हर बात बताया करो। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, तुम्हारे भाई साहब और भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है और हम हमेशा तुम पर विश्वास करते रहे हैं और करते रहेंगे, दिवाकर ने कहा। तब तक मधु ने लाकर नंदिता को फीवर की टेबलेट दे दी तो नंदिता ने खा ली। तुम अभी आराम करो और आज मिंटू प्रांशु को स्कूल में छोड़कर आ रहा हूं। तुमको सिर्फ रेस्ट करना है, समझी? कहीं भी नहीं जाओगी तुम, ना ही कॉलेज जाओगी और ना ही एनजीओ, ठीक है? दिवाकर ने कहा तो नंदू ने सिर हिला दिया और दिवाकर बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे मधु भी आ गई। क्या सोच रहे हैं आप? मधु ने कहा। मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करूंगा, पर मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। सागर ने जो किया है उसको उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और वह मैं अपने तरीके से दे दूंगा। बाकी तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा और बच्चों को तैयार कर दो। दिवाकर बोले तो मधु ने बच्चों को रेडी किया और दिवाकर उन्हें लेकर स्कूल छोड़ने चले गए। लौटते हुए उन्हें सागर दिखा, बाइक पर बैठा तो उन्होंने गाड़ी सागर की तरफ मोड़ दी।
सागर अनजान था कि दिवाकर सब जानते हैं। दिवाकर ने एकदम से गाड़ी को ऐसे काटा कि सागर बाइक सहित चपेट में आ गया। दिवाकर ने गाड़ी रोकी और फौरन सागर को एडमिट करा दिया और उसके घर खबर कर दी कि गाड़ी मोड़ते में गलती से सागर चपेट में आ गया। मनोज और सागर की मम्मी फौरन हॉस्पिटल आए। सागर का एक हाथ और एक पाँव फ्रैक्चर हुआ था। दिवाकर शांत खड़े देख रहे थे। मनोज चिंतित थे तो वही उनकी पत्नी सागर को देख टसुए बहा रही थी। ये एक्सीडेंट केस है, अभी पुलिस आती होगी, आप कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर बोला और चला गया। सागर ने दिवाकर की तरफ देखा। शौक से रिपोर्ट कर सकते हो और मैंने तुम्हें जान के ठोका ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं कि मेरी बेटी के साथ गलत करने का सोच के तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। दिवाकर बोले तो मनोज और उनकी पत्नी ने आश्चर्य से देखा। तुमने सिर्फ नंदू के साथ गलत करने की कोशिश की और तुमको ये सबक मिला। किस्मत वाले हो कि बच गए, क्योंकि कल अगर कुछ गलत हो गया होता तो तुमको सिर्फ ठोकर नहीं मारता बल्कि कुचल देता। दिवाकर बोले तो सागर की आंखें फैल गई। नंदू मेरी जान और मेरा अभिमान है और कोई मेरी जान को दर्द दे या मेरे अभिमान को चोट पहुंचाए तो उसे दिवाकर चौहान कभी माफ नहीं कर सकता। और एक बात चाहो तो शौक से रिपोर्ट करो, साथ ही एक रिपोर्ट मैं भी करूंगा कि तुमने मेरी बहन को जबरदस्ती अगवा किया और रेप करने की कोशिश की। गवाही वही देगा जिसने कल नंदू को बचाया था। आगे तुम खुद समझदार हो, दिवाकर बोले और वहां से चले गए। सागर का चेहरा गुस्से से लाल था तो वही मनोज और उसकी पत्नी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू। पापा रिपोर्ट, सागर ने कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसकी मां ने उसे रसीद कर दिया। सागर को अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दिवाकर हॉस्पिटल से लौट आए। बहुत टाइम लग गया आपको? मधु ने पूछा। हाँ, कुछ काम था, दिवाकर बोले और वह दोनों चाय पीने लगे कि तभी शांता मौसी आ गई। इतनी देर में नंदिता का भी फीवर उतर गया था तो वह भी उठकर आ गई थी। मधु ने सबके लिए चाय बनाई और सब चाय पी रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौसी अभी आ जाएगी। अरे कोनाऊ है कि ना ही घर में? शांता मौसी ने आवाज लगाई। आइए शांता मौसी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? दिवाकर ने कहा। मौसी अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। हमने सोचो कि फिर तुम दुकान पर निकल जाओगे तो मिल न पाऊंगी। बहुत ही जरूरी बात करन है, तुम सो जा, लाने सबेरे सबेरे आने पड़ो। अब मौसी को तो काम ही है गो सबको भलो करनो। भले कोई माने या ना माने, मौसी ने अपनी बड़ाई खुद से ही कर ली। मौसी कैसी बातें करती हो, अब जबलपुर का एक एक आदमी आपके एहसानों तले दबा हुआ है। सब जानते हैं कि आप सबके लिए कितना सोचती हैं। अब आप बताइए कैसे सुबह सुबह आना हुआ? दिवाकर ने कहा। तब तक मधु ने उनके लिए चाय नाश्ता लगा दिया। दिन आई थी तुम्हारे घरे तो मधु ने मुझे नंदू को फोटो और बायोडाटा दिया था। मैंने 3-4 जगह अच्छे रिश्तों के लिए भेज दियो थो। उनमें से एक जगह से खबर आई है, शांता बोली तो मधु और दिवाकर दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। बताइए मौसी, कैसा रिश्ता है? क्या करता है लड़का? कैसा घर बार है? दिवाकर बोले। नंदिता उठकर वहां से जाने लगी क्योंकि उसे अजीब लग रहा था उसके बारे में और उसके रिश्ते के बारे में बात हो रही थी। दिल्ली के जाने माने डॉक्टर है। कार्डिक। कार्डिक मतलब कि दिल का डॉक्टर है। नाम है आनंद राठौर। मौसी जैसे ही बोली नंदिता के कदम रुक गए। मौसी ने अपने बैग में से निकालकर फोटो टेबल पर रख दिया। सबसे पहले तो लड़के को देख लो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, मौसी ने कहा तो ना चाहते हुए भी नंदिता ने चेहरा पलटकर फोटो की तरफ देखा और फोटो देखते ही उसके दिल में धड़कन एकदम से बढ़ गई और चेहरे पर एक अलग ही खुशी का भाव आ गया। नंदू जल्दी से अपने कमरे में चली गई पर उसका पूरा ध्यान और उसके कान बाहर हो रही बातों पर ही थे। पढ़ो लिखो लड़का है। उनके परिवार को बिजनेस है, कंपनी है दिल्ली में। 2 भाई हैं, सूरज और अमृत, दोनों मिलाकर कंपनी चलाते हैं। पूरा परिवार सम्मिलित है और सब एक साथ ही रहते हैं अपनी मां के साथ। शोभना जी का परिवार यही को रहन वालों है। यहाँ जबलपुर में भी हवेली है उनकी, पर शोभना जी के पति की मृत्यु के बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहीं पर लड़कों ने अपना बिजनेस जमा लियो है। आनंद का एक छोटे भाई भी है, अर्नव, जो कि अपने पिता सूरज के साथ बिजनेस संभालत है। छोटे भाई अमृत के 2 बच्चे हैं।
लड़की कॉलेज में पढ़ रही है और लड़का बिजनेस देखत है। उन सब में सबसे बड़ा है आनंद, जो कि डॉक्टर है। उस परिवार में यही सबसे अलग है जिसने अपने खानदानी बिजनेस को छोड़कर डॉक्टर की पढ़ाई की। दिल्ली में नाम है उनको। आनंद हार्ट सर्जरी में बहुत होशियार है। शांता बोली तो दिवाकर और मधु को बहुत अच्छा लगा। नंदिता को फोटो और बायोडाटा से आप लोगन को परिवार पसंद आओ है उन्हें, और तुरंत ही खबर भेज दी कि आज शाम को वह लोग भी मनोहर के यहाँ शादी में आ रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग भी नंदिता को लेकर आ जाए ताकि एक बार मिलना मिलाना हो जाए। अगर सब सही रहो तो वह रिश्ता जल्द से जल्द करना चाहत हैं, शांता मौसी ने कहा। अरे यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी, जो आपने इतना अच्छा हीरा ढूंढ कर लाया है मेरी नंदू के लिए। बाकी हम शाम को जरूर आएंगे और नंदू को भी लेकर आएंगे। अगर हमें भी सब सही लगता है तो हम भी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे, दिवाकर ने कुछ सोचते हुए कहा। आपकी बातों से और इस जानकारी से तो मुझे भी परिवार सही लग रहा है, मधु बोली। अरे तुम्हारे रिश्तेदार है ना वो मधु के भाई मेरठ वाले, उनकी तुम्हारे भाई की ससुराल से कुछ रिश्ता है। तुम चाहो तो वहां से पूछताछ कर सकती हो। रिश्ते तो इसी तरीके से पता चलते हैं ना। अगर तो वहां से भी सब कुछ सही लगता है तो रिश्ता सही है, और बाकी शाम को तुम लोग मिल लेना, शांता मौसी बोली और फिर निकल गई। दिवाकर ने तुरंत ही अपने साले को फोन लगाया और राठौर परिवार और आनंद के बारे में जानकारी ली। वहां से भी सभी कुछ जवाब संतोषजनक मिला तो दिवाकर के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। क्या कहा भैया ने, मधु बोली। उन्होंने कहा है कि परिवार जितना शांता मौसी ने बताया है उससे लाख गुना अच्छा है, और लड़के के तो कहने ही क्या। जितना देखने में अच्छा है उतना ही अच्छा व्यवहार में। शांत है, मृदुभाषी है, और सबसे अच्छी बात परिवार को साथ लेकर चलने वाला है। सबके लिए प्रेम है और अच्छे चरित्र का लड़का है, दिवाकर बोले। तब तो ठीक है, शाम को हम चलकर मिल लेते हैं। अगर नर्मदा मैया ने चाहा तो सब सही होगा, मधु बोली। और यह फोटो नंदू को दिखा लो डॉट एक बार, और उसको भी जाकर बता दो सब बातें तो ठीक रहेगा, दिवाकर ने कहा। तो मधु ने फोटो उठाई और नंदू के कमरे की तरफ चल दी। उधर आनंद के घर पर आनंद की नींद खुली तो देखा शोभना उसके पास बैठी हुई है। दादी माँ आप यहाँ, और आपने उठाया भी नहीं मुझे, आनंद ने घड़ी देखते हुए कहा, जो कि 8 बजा रही थी। तुम बहुत गहरी नींद में थे बेटा, और कभी कभी तो तुम इतने निश्चिंत होकर सोते हो डॉट वरना दिल्ली में तो हर समय हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती है, तो कभी इतने सुकून से सोते ही नहीं हो, शोभना ने उसके चेहरे से हाथ लगाकर कहा। हाँ दादी माँ, पता नहीं क्यों बहुत गहरी नींद आई थी, शायद इसलिए कि आप मेरे पास थी, आनंद ने कहा और उठकर बैठ गया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी आनंद बेटा डॉट अगर तुम्हारा मन अच्छा हो तो हम बात कर सकते हैं, शोभना ने कहा। जी दादी माँ बोलिए ना। आप तो जानती हो आपका आनंद इतना भी कमजोर नहीं है कि यूं टूट जाए। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम अलग है और मेरा परिवार अलग, और मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से अपने परिवार को ना कभी तकलीफ दे सकता हूं और ना ही यह चाहूंगा कि मेरी व्यक्तिगत परेशानियों से मेरा परिवार परेशान हो, आनंद ने कहा। बेटा परिवार में कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है, तुम्हारी व्यक्तिगत परेशानी भी हम सब की परेशानी है। बेटा जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सके। तुम जानते हो हमें कभी भी तुम्हारे किसी फैसले पर कोई आपत्ति नहीं होती, और ना ही सूरज और संध्या को पर फैसला लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, शोभना बोली। आप साफ साफ कहिए ना दादी माँ, आनंद ने कहा। तो शोभना ने नंदू का फोटो आनंद के सामने रख दिया। यह कौन है, आनंद ने कहा। नंदिता नाम है इसका, तुम्हारे लिए इसके घर से रिश्ता आया है, शोभना बोली। तो आनंद को अजीब लगा और उसने एक नज़र वापस तस्वीर को देखा। और मुझे भी घर परिवार और लड़की बहुत पसंद आई है। संध्या और सूरज को भी सब कुछ सही लगा है, शोभना ने आनंद को बताया। पर दादी माँ इतनी जल्दी, आनंद ने कहना चाहा। बेटा यही सही उम्र होती है शादी की और नए रिश्ते को जोड़ने की। मैंने जो भी निर्णय लिया है सही लिया है। यह तुम्हारी बेहतर जीवन संगिनी साबित होगी और तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अटूट और गहरा होगा।
जैसे मेरा और तुम्हारे दादाजी का था या जैसा तुम्हारे पापा और मम्मी का है। पर मैं अभी शायद इस स्थिति के लिए तैयार नहीं हूं। क्या मैं यह रिश्ता निभा पाऊंगा? आनंद ने कहा। अगर कोशिश करोगे तो जरूर निभा पाओगे और कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अभी तो सिर्फ रिश्ता हो रहा है। शादी होने में समय है, तब तक तुम इस रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे और नंदिता को भी समझ जाओगे। फिर बेटा कोशिश करोगे तो तुम यह रिश्ता भी जरूर निभा पाओगे, शोभना ने कहा। पर मुझे डर लग रहा है दादी माँ। मुझे यह लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना कर दूं मैं इस लड़की के साथ, क्योंकि शायद मैं अभी। कहते कहते आनंद रुक गया। तुम्हें खुद पर विश्वास हो ना हो, पर मुझे मेरे आनंद पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा हर समय हर रिश्ते को दिल से निभाता है और यह रिश्ता भी पूरे दिल से और समर्पण निभाएगा, शोभना ने कहा तो आनंद ने उनकी तरफ देखा। आज तक तुमने कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। नंदिता के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी, जानती हूं मैं। दादी माँ, आनंद परेशान सा बोला। तुम मना करोगे तो मैं मना कर दूंगी रिश्ते के लिए, पर बेटा परछाइयों के पीछे नहीं भागा जाता और जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ गया है उसके लिए तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। नर्मदा मैया की कृपा से इतना अच्छा रिश्ता हमें मिला है तो हमें उसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, शोभना ने कहा तो आनंद ने एक नज़र फिर से फोटो पर डाली। सादगी और सुंदरता की मूर्ति नंदिता को देखकर आनंद के दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह रिश्ते के लिए हाँ करें या ना करें। उसके मन में अभी भी शंका थी। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आनंद ने कहा। अपनी दादी माँ पर विश्वास है ना? तो फिर विश्वास रखो। ना ही यह जल्दबाजी है और ना ही कोई गलत फैसला। मुझे विश्वास है कि सब सही होगा और फिर शाम को हम उनके परिवार से मिल रहे हैं। अगर तुम्हें कोई कमी लगे तो तुम बेझिझक मना कर सकते हो, शोभना ने कहा। मतलब? आनंद बोला। अगर तुम्हें लगे कि तुमने जैसी जीवनसाथी सोची है वो इतनी खूबसूरत नहीं है या बातचीत व्यवहार में ठीक नहीं है तो तुम बेझिझक मना कर सकते हो। पर बेटा अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी कि फिर मना मत करना रिश्ते के लिए, क्योंकि बिना किसी कमी के रिश्ते के लिए मना करना लड़की और उसके परिवार दोनों का अपमान होता है, शोभना ने कहा। आनंद खामोश रहा। हमने अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर ली है, घर परिवार और लड़की एकदम खरा सोना है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अभी शादी नहीं करना या तुम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, कोई भी जबरदस्ती कमी ढूंढ कर उसे रिजेक्ट मत करना, और अगर तुम्हें वाकई में कोई कमी लगे तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, शोभना ने कहा। फिर भी थोड़ा सा समय मिल जाता, आनंद ने कहा। तुम जितना चाहो उतना समय ले लो। पर एक बात मेरी भी सुन लो, जिस तकलीफ से बचना चाह रहे हो वह तकलीफ दूर तभी होगी जब तुम्हारे जीवन में कोई जीवन संगिनी आएगी जो तुम्हें पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। और मैं विश्वास के साथ कह रही हूं नंदिता ऐसी ही जीवन साथी साबित होगी, शोभना ने कहा। ठीक है दादी माँ, अगर आपको इतना विश्वास है तो फिर जो आप कह रही हो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने अपनी इच्छा का करके देख लिया, पर शायद किस्मत और ईश्वर को यही मंजूर है कि जिसे आप मेरे लिए चुनो मैं उसी के साथ आगे की जिंदगी बिताऊं। तो अब यह निर्णय आपका है दादी माँ। अगर आपको नंदिता और उनका परिवार ठीक लगता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए दादी माँ, तो अगर कुछ भी आगे पीछे हो तो आप शिकायत मत कीजिएगा, आनंद बोला। मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों का रिश्ता जल्दी ही नॉर्मल हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसा गहरा और मजबूत रिश्ता बनाओ कि लोग मिसाल दें, शोभना ने कहा। आनंद में कोई जवाब नहीं दिया और वापस से नंदिता की फोटो की तरफ देखा। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, पर अब मैं दादी माँ का कहना भी नहीं टाल सकता और फिर मेरे पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है जिसके लिए मैं तुमसे रिश्ता करने के लिए मना करूं। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे और मेरी परिस्थितियों को समझोगी नंदिता, आनंद ने मन ही मन कहा और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चल दिया। शोभना के चेहरे पर एक सुकून आया और उन्होंने फोटो वही छोड़ा और सूरज और संध्या के कमरे में आ गई। क्या हुआ माँ? संध्या ने तुरंत ही शोभना का हाथ पकड़कर कहा। हाँ, मान गया है वह। कह रहा था कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। पर बेटा जितना जल्दी नया रिश्ता जुड़ेगा उतना उसकी तकलीफ खत्म होगी,
कहते हैं ना कि नई यादें अक्सर पुरानी यादों के ऊपर आकर उन्हें धुंधला कर देती हैं। वही मुझे यहाँ पर लग रहा है। नंदिता का साथ मिलते ही आनंद पुरानी बातों को भूल जाएगा, यह मैं अपने अनुभव और तजुर्बे से कह रही हूँ। शोभना बोली। ठीक है, तो फिर शाम की तैयारियां करते हैं। आज नंदिता से और उनके परिवार से एक बार शादी में मिलना हो जाए, उसके बाद हम उनके घर भी मिल लेंगे, सूरज बोले। बिल्कुल मिलेंगे, शोभना बोली। कल अपने एनजीओ का इनॉग्रेशन डे है ना, तो कल वहां भी चलना है हमको, सूरज बोला। हाँ, कल शाम को हमें वहां चलना है। अगर आज नंदिता और उसके परिवार के साथ बातचीत में सब सही रहता है तो फिर कल सुबह हम उनके घर चलकर रिश्ता तय करेंगे और फिर सबको बुलाकर शगुन या सगाई कर देंगे ताकि रिश्ता तय हो जाए और फिर बाकी का बाद में देख लेंगे, शोभना बोली। ठीक है माँ, आप ठीक ही कह रही हो और अब तो मुझे भी लगता है कि रिश्ता जल्दी होना चाहिए ताकि आनंद जल्दी ही डॉट कहते हुए संध्या ने गहरी सांस ली। उधर नंदिता के घर में मधु नंदिता के कमरे में आई तो देखा नंदिता बेड पर बैठी न जाने क्या सोच रही है। मधु उसके पास बैठी तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। थोड़ा बहुत तो तुमने सुन ही लिया होगा, अभी शांता मौसी आई थी, मधु ने कहा तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। मधु ने नंदू का हाथ अपने हाथों के बीच थाम लिया। बेटा, हम लोगों ने हमेशा यही चाहा है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां की कोई कमी ना रहे और इसी कोशिश के लिए मैंने उस दिन शांता मौसी को तुम्हारा फोटो और बायोडाटा दिया था और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, मधु बोली और आनंद का फोटो नंदिता के हाथ पर रख दिया। आनंद राठौर नाम है इनका, कार्डियक सर्जन है। अच्छा परिवार है, मधु बोली और उसने सारी बातें नंदिता को बताई। नंदिता बस खामोशी से सुनती रही। आज शाम को उनके परिवार से मुलाकात है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। तुम भी अच्छे से देख लो और समझ लो बेटा। अगर कुछ सही नहीं लगे तो तुम मना कर सकती हो बेटा, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं और कुछ भी नहीं, मधु ने कहा तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाभी, आप और भाई साहब मेरे लिए जो भी सोचोगे सही ही सोचोगे। आप लोगों पर विश्वास नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी, नंदिता ने कहा। फिर भी अगर आनंद पसंद ना हो तो बता सकती हो, मधु ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा। उन्हें नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, नंदिता ने कहा तो मधु ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। कल जिन्होंने मुझे सागर से बचाया था ये वही है भाभी, नंदिता ने धीरे से कहा। मधु के चेहरे पर आश्चर्य आ गया और आंखों में खुशी। क्या उन्होंने तुम्हें देखा था, मधु ने पूछा। नहीं, उन्होंने नहीं देखा, पर मैंने उनका चेहरा बहुत अच्छे से देखा था भाभी। यही है, और तभी किसी ने इन्हें आवाज भी लगाई थी, आनंद बोलकर। इसलिए मैं उनका नाम भी जानती हूं, नंदिता ने कहा तो मधु के चेहरे पर एक संतोष आ गया। जो इंसान औरतों की इज्जत करना जानता हो भाभी, बस उसके बाद उसमें और कोई कमी होने की गुंजाइश ही नहीं रहती, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है। बाकी जैसा आपको और भाई साहब को ठीक लगे, नंदिता ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई साहब को बता देती हूँ, मधु बोली और उठकर जैसे ही पीछे देखा नजर दरवाजे पर खड़े दिवाकर पर गई। रिश्ते में प्रेम से भी ज्यादा जरूरी होता है सम्मान, और आनंद बाबू तो मेरी नंदू के दिल में पहले ही अपने लिए जगह और सम्मान बना चुके हैं। देखते हैं अब शाम को क्या बात होती है, दिवाकर बोले और बाहर निकल गए। मधु ने आनंद का फोटो वहीं पर छोड़ा और फिर वह भी बाहर चली गई। नंदिता ने कांपते हाथों से फोटो उठाया और उसकी तरफ देखा। फोटो पर नजर पड़ते ही दिल फिर से जोरों से धड़क उठा और चेहरे पर एक गुलाबी मुस्कान आ गई। आप मुझे नहीं जानते हो डॉक्टर साहब, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा जान गई हूं। इस रिश्ते का आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैं दिल से चाहती हूं कि मेरा रिश्ता आपके साथ जुड़े। आपके लिए बहुत ही सम्मान आ गया है मेरे दिल में, और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे पर विश्वास। मेरे दिल में आपके लिए सम्मान भी है और एक विश्वास भी कि आपके साथ रहते हैं, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, नंदिता ने कहा और फिर उस फोटो को टेबल पर रखी, अपनी किताब के अंदर रखा और उठकर बाहर जाने लगी। अचानक से फिर से कदम रुके और उसने उस किताब को खोलकर फोटो फिर से देखा। कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा।
अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है और एक अलग ही लगाव और एक अलग ही एहसास आपके लिए महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब। जब रिश्ता तय हो जाएगा तब तो जाने क्या ही होगा मेरा, नंदिता ने खुद से ही कहा और फिर वापस से फोटो को संभाल कर रख दिया और बाहर निकल गई। अब वह भी शाम की शादी में जाने के लिए उत्साहित थी। आनंद के साथ एक अनजानी मुलाकात ने उसका आनंद के साथ एक रिश्ता जोड़ दिया था। रिश्ता सम्मान का और विश्वास का, जो कि हर लड़की अपने रिश्ते में चाहती है कि जिससे उसकी शादी हो उसके उसके लिए उसके मन में सम्मान भी हो और उस पर विश्वास भी हो। आनंद ने अनजाने में ही यह दोनों बातों का एहसास नंदिता को करा दिया था। इसी खुशी में नंदिता कल रात हुई पूरी घटना को अपने दिल से निकाल चुकी थी। दिवाकर भी आज दुकान नहीं गए और शाम की तैयारी देखने लगे ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। क्या आप वाकई में नंदू के इतनी जल्दी रिश्ते के लिए तैयार हैं? मधु ने दिवाकर के पास बैठते हुए कहा। नहीं, सोचा नहीं था कि रिश्ता इतनी जल्दी होगा। अभी मैं सिर्फ रिश्ते देखना चाहता था, पर एक तो घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। दूसरा, कल की घटना से मैं बहुत डर गया हूं मधु। कल अगर आनंद बाबू समय पर वहां नहीं पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। और मैं अब इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। जब तक सागर ठीक होगा उससे पहले मैं नंदू की शादी करना चाहता हूं, दिवाकर बोले। ठीक होगा मतलब? सागर को क्या हुआ? मधु ने पूछा। एक्सीडेंट हो गया है उसका। एक हाथ एक पैर टूट गया है तो ठीक होने में 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। इस बीच मैं नंदिता को इस घर से विदा कर दूंगा तो कम से कम वह सुरक्षित रहेगी। कई बार घायल नाक ज्यादा खतरनाक हो जाता है, दिवाकर बोले। क्या मतलब है आपका? कहीं आपने? कहते कहते मधु रुक गई। चिंता मत करो, उसे सबक सिखा दिया है और वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है कि अगर उसने मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। मैंने तो उसे झूठ ही कहा था कि वह गवाही देने को तैयार है, जिसने नंदू की मदद की, जबकि मैं तो जानता भी नहीं था कि नंदू को किसने बचाया। अब जबकि मैं जानता हूं तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर उसने कुछ भी गलत करने का सोचा यह कहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा और तुरंत उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दूंगा और मुझे विश्वास है कि आनंद बाबू जरूर नंदिता के पक्ष में गवाही भी दे देंगे। दिवाकर बोले। भगवान करे सब ठीक रहे और नंदू की शादी ठीक ठीक से हो जाए, मधु बोली और फिर वह भी कपड़े देखने लगी। सुनो मधु, नंदू को अच्छे से तैयार कर देना। वैसे तो भगवान ने उसे वैसे ही खूबसूरत बनाया है कि कोई चाहकर भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, फिर भी मैं चाहता हूं कि उसे एकदम अच्छे से तैयार करके ले चलो। दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे और बड़ा परिवार है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मना हो। अगर ऐसे परिवार में हमारी नंदू का रिश्ता हो जाएगा तो उसके तो भाग्य खुल जाएंगे, दिवाकर ने कहा तो मधु ने गर्दन के हिलाई और कपड़े वगैरह देखने लगी। तभी नेहा कहाँ गई? क्या हुआ भाभी, इतनी तैयारियां कैसे हो रही है? कहीं जाना है क्या? नेहा ने कहा। हाँ, शाम को एक शादी में जाना है। और हाँ, तू आ गई है तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुझे बोलने ही वाली थी। शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना और नंदू को अच्छे से तैयार कर देना। अब मुझे तो ज्यादा मेकअप वगैरह आता नहीं है, मधु ने कहा। क्यों, कोई खास बात है क्या भाभी? नेहा ने पूछा। हाँ, शाम को रिश्ते की बात करनी है तो उन लोगों से भी मिलने का प्रोग्राम है। तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको जरा अच्छे से तैयार कर देना, मधु ने कहा तो नेहा की खुशी से चीख निकल गई। अरे भाभी, नंदू का रिश्ता, नेहा बोली और दौड़ के नंदिता के कमरे में आ गई और उसके हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। क्या हुआ नेहा? क्यों इतनी खुश है? कुछ बात हो गई क्या? हाँ, खुश नहीं होंगी क्या? मेरी प्यारी सहेली की शादी की बात चल रही है और आज तो देखने दिखाने का प्रोग्राम भी होने वाला है, तो खुश तो होंगी ना, नेहा ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। अब शर्माना और मुस्काना हो गया हो तो बताओ भी मुझे, कौन है? क्या है, क्या करता है? कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे थोड़ा थम जा। इतने सारे सवाल करेगी तो मैं जवाब कैसे दूंगी? नंदू बोली और नेहा को बिठाया, फिर बुक से निकालकर फोटो नेहा के सामने रख दी। अरे वाह, देखने में तो बंदा है, हैंडसम है, बोले तो एकदम झक्कास है। बाकी करता क्या है? नेहा ने पूछा।
डॉक्टर है। कार्डियक सर्जन, नंदिता ने जवाब दिया। और तुम तो अभी से शर्मा रही हो जैसे रिश्ता हो गया है। नेहा ने उसे घूर कर देखा। और बता, और क्या है जो पता चला है? नेहा ने पूछा तो नंदिता ने सारी बातें नेहा को बता दी। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर यह रिश्ता तय हो जाता है तो हम दोनों दोस्त फिर से साथ हो जाएंगे, नेहा बोली। मतलब? नंदू ने कहा। मैंने बताया ना, मेरा जॉब भी तो दिल्ली में लगा है। अब तू भी शादी करके दिल्ली पहुंच जाएगी तो रोज नहीं तो कम से कम वीकेंड में तो हम दोनों मिल लिया करेंगे। कभी तू मेरे पास आ जाया करना तो कभी मैं तेरे ससुराल में आकर जम जाऊंगी और दोनों सहेलियां खूब मस्ती करेंगी, नेहा ने कहा तो नंदू चेहरा भी खिल गया। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तो एक और प्लस पॉइंट मिल गया। अगर यह रिश्ता होता है तो हम दोनों की दोस्ती भी यूं ही बरकरार रहेगी, नंदिता ने कहा। नर्मदा मैया ने चाहा तो रिश्ता जरूर होगा। आखिर मेरी नंदू में ऐसी कोई कमी भी तो नहीं है कि कोई मना कर सके। और आनंद बाबू का परिवार और आनंद बाबू तो पहले ही ऐसे हैं कि हम लोगों मना करने का सोच भी नहीं सकते, नेहा ने कहा और दोनों ढेर बातें करती रही। वैसे भी आज न कॉलेज जाना था और ना ही एनजीओ। दिवाकर ने पहले ही मना कर दिया था। अच्छा मैं जाती हूँ, शाम को जल्दी आऊंगी तुझे रेडी करने के लिए, और तू देखना नेहा के हाथ का कमाल। वैसे ही मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या राय से कम नहीं है, उस पर जब मैं मेकअप करूंगी ना तो आनंद बाबू का दिल बाहर ना जाए तो कहना, नेहा ने नंदिता के गाल से हाथ लगाकर कहा और फिर निकल गई। ये लड़की भी ना एकदम पागल है। बस इसके साथ भी हमेशा अच्छा ही हो भगवान। इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ सहा है, अब सब कुछ सही रहना चाहिए, नंदू बोली और फिर मधु की मदद करने के लिए रसोई की तरफ चली गई। आनंद का घर। आनंद वॉशरूम से बाहर आया तब तक शोभना कमरे से जा चुकी थी। आनंद ने अपने कपड़े निकाले और रेडी होने लगा। तभी नजर बेड पर रखी नंदिता की तस्वीर पर गई और ना चाहते हुए भी आनंद तस्वीर की तरफ बढ़ गया। उसने तस्वीर उठाई और वापस से देखा। कितना भोलापन और मासूमियत है तुम्हारे चेहरे में। कहीं मेरे आज का सच तुम्हारी इस मासूमियत को खत्म ना कर दे, पर मैं भी क्या करूं। रिश्ता तो करना ही है और फिर मैं दादी माँ की बात नहीं टाल सकता। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और हमारा रिश्ता भी नॉर्मल लोगों की तरह अच्छा होगा। शायद तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं, पर कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो मेरे साथ, आनंद ने कहा और फिर वह तस्वीर उठाकर अपने बैग की पॉकेट में डाल दी जहां पर कि नंदिता का ब्रेसलेट रखा हुआ था। नजर फिर से ब्रेसलेट पर गई तो आनंद ने उसे निकालकर देखा। कल भी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, उसका नाम भी एन से था। जबलपुर आने के बाद चीजें कितनी अलग और बदली बदली से लग रही है, आनंद बोला और फिर से नंदिता के फोटो को देखा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह चेहरा कुछ मिलता जुलता है? कल उस लड़की का चेहरा भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अंधेरे में कुछ क्लियर नहीं था पर फिर भी एक अंदाजा लग रहा है, आनंद बोला और आंखें बंद कर ली। कल की घटना याद आई। चेहरा तो नहीं पर उसके हाथों का टच और उसकी वो अलग सी खुशबू याद आ रही है। बहुत ही माइल्ड और प्लीजेंट सी महक थी उसके परफ्यूम की, मानो परफ्यूम न हो, उसके बॉडी की नेचुरल स्मेल हो। आनंद खुद से बोला। मैं भी क्या सोचने लगा, ये और वो सेम कैसे हो सकती है? पूरे जबलपुर में सिर्फ एक ही लड़की तो नहीं है जो मुझसे टकराए भी और मैं उसके बाद उसके साथ ही मेरा रिश्ता भी होने लगे, आनंद ने खुद से ही कहा और फिर से वापस से रेडी होने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन था, पर शोभना से उसने कहा था इसलिए उसे रिश्ते की शुरुआत के लिए कदम तो बढ़ाने ही थे और खुद को मजबूत भी करना था। बस आनंद उसी कोशिश में लगा हुआ था। उसने फोन उठाकर एक नंबर चेक किया पर उस नंबर का ना ही कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। आनंद ने गहरी सांस ली और फिर रेडी होकर नीचे चल दिया जहां ब्रेकफास्ट के लिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। दिवाकर का घर। शाम को नेहा जल्दी नंदिता के घर आ गई और उसने नंदिता को एक खूबसूरत ब्लू कलर की साड़ी पहनाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया। नंदिता ने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वह वैसे ही देखने में बेहद खूबसूरत थी, उस पर आज नेहा ने हल्का सा मेकअप कर दिया था तो फिर आज तो लाखों में एक लग रही थी। तभी मधु कमरे में आई और उसने नंदिता को ऊपर से नीचे तक देखा।
बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को, मधु बोली और उसने अपने काजल से लेकर टिका नंदू के कान के पीछे लगा दिया और थोड़ी ही देर में वो लोग मनोहर की बेटी की शादी के लिए निकल गए। आनंद का घर। सब लोग तैयार हो चुके थे, बस आनंद ही अपने कमरे में था। संध्या उसके कमरे में आई और देखा आनंद बेचैनी से घूम रहा है। आनंद बेटा तुम तैयार नहीं हुए अब तक? संध्या ने आनंद को बेचैनी से घूमते देखा तो कहा। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? यूं रिश्ता जोड़ना ठीक है क्या? मैं उसे ना जानता हूं, न पहचानता हूं। आप समझ रही हो ना मम्मी, आजकल के समय में अरेंज मैरिज। कहते कहते आनंद रुक गया। संध्या ने उसे उसका हाथ थामा और बेड पर उसके साथ बैठ गई। देखो बेटा, मैं मानती हूं कि आजकल के बच्चे चाहते हैं कि अपने जीवनसाथी को जाने समझे और फिर शादी करें, पर बेटा हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था ना। उस समय तो ज्यादातर मैरिज अरेंज मैरिज ही होती थी और ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, संध्या बोली। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे और अपने पापा को ही देख लो। हम दोनों शादी के पहले एक बार भी नहीं मिले थे। तुम्हारे दादा और दादी माँ ने मुझे पसंद किया था और फिर रिश्ता हो गया। धीरे धीरे हम दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आज एक दूसरे की बात बिना कहे ही हम लोग समझ जाते हैं, संध्या ने कहा। लेकिन फिर भी मम्मी, कहते आनंद रुक गया। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर तुम नहीं चाहते तो ये रिश्ता मैं अभी माँ से मना कर देती हूं, पर बेटा बेटा जरूरी नहीं है कि हर कोई लव मैरिज ही करे, संध्या बोली और उठकर जाने लगी। आनंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी माँ से कुछ मत कहिए मम्मी, मैं तैयार हूं। बस थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं और यह परेशानी अपने लिए नहीं है मम्मी। आप समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे यह डर लगता है कि क्या मैं उसके साथ ये रिश्ता निभा पाऊंगा? कहीं मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या उसके सपनों के टूटने की वजह बनूं, आनंद ने कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होगा? मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम उसके सारे सपने जरूर पूरे करोगे और उसके दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। आप इसलिए कह रही हो मम्मी क्योंकि आप सच नहीं जानती। मेरा एक और सच है, आनंद ने कहा। मैं सारे सच जानती हूं बेटा। कल जब तुम माँ को बता रहे थे तब मैं और तुम्हारे पापा भी यही थे। हमें सब पता है। पर बेटा, जैसा कि माँ ने कहा, पुरानी बातों को भूलना ही बेहतर होता है। परछाइयों के पीछे भागकर जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। बेटा, तुम्हें किस्मत ने एक मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो उस मौके को देखो और स्वीकार करो। नंदिता तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम बेझिझक मना कर सकते हो, बाकी एक बार मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है बेटा, संध्या बोली। आनंद कुछ सोचने लगा। और फिर माँ ने उसके और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता किया है। वह वाकई में बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। आज के समय में इस तरह की लड़कियां बहुत ही कम मिलती है जो कि घर परिवार को साथ लेकर चले। और मुझे पूरा विश्वास है कि नंदिता ऐसी ही साबित होगी। माँ की धरोहर को मैंने संभाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जिम्मेदारियां और मेरी धरोहर को नंदिता बहुत ही बेहतर तरीके से संभालेगी, जी, संध्या ने आनंद को समझाया। ओके मम्मी, आनंद बोला और फिर वह रेडी होने चला गया। थोड़ी देर में तैयार होकर वह सब लोग मनोहर के यहाँ शादी के लिए निकल गए। नंदिता के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी उसे हो रही थी। इससे पहले आज तक ना ही कभी उसके रिश्ते की बात चली थी और ना ही इस तरीके का फॉर्मेलिटी वाला देखने दिखाने का प्रोग्राम हुआ था। यह पहली बार था जो रिश्ते की बात चली और रिश्ता भी लगभग तय होने जा रहा था, और फिर इस तरीके से मिलने के बारे में सोचकर कि उसे घबराहट हो रही थी। वह खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके चेहरे की घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे पर बार बार आ रही थी। वो लोग मनोहर के घर पहुंचे तो शांता मौसी वहां पहले से ही मौजूद थी। आओ दिवाकर, अच्छा हुआ तुम लोग समय से आ गए। वो लोग भी बस पहुंचते ही होंगे, शांता मौसी ने कहा। ठीक है, तब तक हम जरा मनोहर से मिल लेते हैं और शादी का शगुन दे देते हैं, दिवाकर बोले और फिर वो लोग मनोहर के पास आए। उन्होंने उन्हें शादी की बधाइयां दी और अपने साथ लाया हुआ शगुन उनकी बेटी के लिए दिया।
उसके बाद वह वापस गार्डन एरिया में आ गए जहां पर सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे और शादी के प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही खाना पीना भी चल रहा था। थोड़ी ही देर में शोभना, संध्या, सूरज और आनंद के साथ वहां आ पहुंची। उन्होंने आते ही शांता को कॉल लगाया और शांता उनके पास आ गई। आइए आइए, शांता बोली और उनको गार्डन में एक कोने की तरफ लेकर गई जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। दिवाकर जी और उनका परिवार तो पहले ही आ चुका है, आपके बारे में पूछ भी रहे थे, अभी आते ही होंगे। मनोहर जी से मिलने गए हैं, शांता ने कहा और उन लोगों को कुर्सियों पर बिठाया। आनंद को भी बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की अरेंज मैरिज उसकी होगी, इस तरीके से देखने दिखाने का मिलने का प्रोग्राम होगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरीके से रिएक्ट करे। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो भी शांत हो गया और खामोशी से बस जो हो रहा था वह होने दे रहा था। तभी सामने से दिवाकर, मधु, नंदिता और मिंटू प्रांशु आते दिखे तो शांता उठ खड़ी हुई। लीजिए आ गए दिवाकर जी और मधुलिका, शांता ने कहा तो संध्या, सूरज, आनंद और शोभना भी उठ खड़े हुए और उनकी नजर सामने चली गई। सामने से दिवाकर, मधुलिका आ रहे थे और उनके साथ में थी नंदिता। नंदिता ने दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़ रखी थी और धीमे धीमे चलकर आ रही थी। नंदिता को देखकर सूरज और संध्या के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। उसकी चाल, हल्की मुस्कान के साथ ही उसका पूरा व्यक्तित्व ही काफी प्रभावशाली लग रहा था। संध्या ने अपने आनंद के कंधे पर हाथ रखा तो आनंद ने उसकी तरफ देखा। संध्या ने सामने देखने का इशारा किया तो आनंद ने नजर उठाकर सामने देखा और फिर नजर हटाना ही भूल गया। नंदिता की सादगी भरी खूबसूरती ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों को जैसे बांध लिया हो। कुछ ही देर में वो लोग उनके पास आ गए। दिवाकर जी, यह शोभना जी है और यह उनके बेटे सूरज जी और बहू संध्या। शांता ने बनाया तो दिवाकर और मधु ने उन लोगों को नमस्ते किया। साथ ही नंदिता ने भी हाथ जोड़कर उन लोगों का अभिवादन किया। और यह है इनके बेटे डॉ आनंद। शांता ने आनंद की तरफ देखकर कहा तो सबने आनंद को नमस्ते कहा तो वही नंदिता ने नजर उठाकर आनंद की तरफ देखा। उसी पल आनंद ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और एक पल को उलझ सी गई। नंदिता की तो हालत ही खराब हो गई। उसकी धड़कनों की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। उसने झट से अपनी पलकें झुका ली तो आनंद भी इधर उधर देखने लगा। एक अजीब सी हलचल दिल में दोनों ने ही महसूस की थी। नंदिता को तो आनंद के प्रति लगाव पहले से ही महसूस हो रहा था तो वहीं आनंद अभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था। बस उसे कुछ तो हलचल सी महसूस होती समझ आई थी अपने दिल में। ये है दिवाकर जी की बहन नंदिता, शांता बोली। बड़ी प्यारी बच्ची है, शोभना ने नंदिता की गाल से हाथ लगाकर कहा और फिर सब लोग वहीं बैठ गए। नंदिता की नजरें झुकी हुई थी तो वही आनंद की नजर बार बार नंदिता पर जाती और वो तुरंत हटा लेता। दिवाकर, मधु, सूरज, संध्या और शोभना आपस में बातचीत करने में लग गए। साथ ही वो लोग नंदू से भी बातचीत कर रहे थे और नंदू मुस्करा के शांति से उनके सवालों के जवाब दे रही थी और अपनी हर बात से वो राठौर परिवार के दिल में बसती जा रही थी। दिवाकर और मधु भी आनंद से बातचीत कर रहे थे और आनंद के सादा व्यवहार और साफ बातचीत से वो उसे समझ रहे थे कि आनंद बहुत ही शांत और समझदार है। सब चीजों की तसल्ली होने के बाद उन लोगों ने आनंद की तरफ देखा जो कि अपने फोन को देख रहा था। आनंद बेटा, आप और नंदिता थोड़ा घूम कर आ जाओ। एक दूसरे से बात करनी हो तो आप लोग आराम से कर सकते, शोभना ने कहा तो आनंद ने संध्या की तरफ देखा। मैं क्या बात, आनंद बोला। जाओ, बात करोगे तभी तो समझोगे एक दूजे को डॉट। संध्या ने कहा तो आनंद उठ खड़ा हुआ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करेगा नंदिता से। उसने शोभना की तरफ देखा तो उसने आंखों के इशारे से जाने को कहा। आइए। आनंद ने नंदिता को जगह दी और खुद उसके साथ चल दिया। दोनों खामोशी से चले जा रहे थे, दोनों के ही पास कहने को कुछ नहीं था। नंदिता की नजरें झुकी हुई थी तो वही आनंद उसे देखता और फिर नजर हटा लेता। बैठे डॉट। तभी एक तरफ खाली टेबल कुर्सी देख आनंद ने कहा। जी डॉट, नंदिता बोली और दोनों वहां आकर बैठ गए। आप जो चाहें पूछ सकती है, आनंद ने कहा तो नंदू ने उसकी तरफ देखा और झट से नजर झुका ली।
जी भाई साहब ने बात कर ली है आपसे डॉक्टर साहब। अब मुझे कुछ नहीं पूछना। भाई साहब जो सोचेंगे सही ही सोचेंगे, नंदिता बोली। फिर भी आप नहीं जानना चाहती? आनंद ने कहा। मैं जितना जानी हूं आपके बारे में उतना काफी है, नंदिता बोली। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं? आनंद बोला। नंदू ने उसकी तरफ देखा और फिर नमे गर्दन हिला दी। फिर भी जानना जरूरी है आपको। मैं कार्डियक सर्जन हूं नंदिता। मेरा दिन रात काम का कोई भरोसा नहीं रहता। कभी कभी ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकलता हूं तो फिर सबके सोने के बाद आ पाता हूं क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरे पेशेंट है, आनंद ने कहा तो नंदिता ने उसकी तरफ देखा। मेरे साथ जो भी जुड़ेगी उसे इन सब बातों को समझना और एक्सेप्ट करना होगा, आनंद ने आगे कहा। नंदिता अब भी खामोश रही। मैं अभी रेडी नहीं था और अचानक से शादी तय हो रही है। समझ रही हो ना आप? मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। That's why I want some time. Please try to understand, आनंद बोला। नंदिता अब भी खामोश रही। आप कुछ नहीं कहेगी? कुछ भी आपके मन में हो आप पूछ सकती हो, आनंद ने कहा तो नंदिता ने नजर उठा उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक ही सवाल। क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार है? आप अपनी मर्जी से ये शादी कर रहे हैं या किसी प्रेशर में? नंदिता ने आनंद की आंखों में देखकर सवाल किया। इतना जवाब काफी होगा, आनंद बोला। जी काफी होगा। क्योंकि रिश्ते में बाकी चीजें तो धीरे धीरे सही हो जाती है, पर सहमति होना जरूरी हर है। यदि आप दिल से इस रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे और किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप, नंदिता बोली और जवाब के लिए आनंद की तरफ देखा। क्या होगा आनंद का जवाब जानेंगे अगले पार्ट में। आप कुछ नहीं कहेगी? कुछ भी आपके मन में हो आप पूछ सकती हो, आनंद ने कहा तो नंदिता ने नजर उठा उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक ही सवाल। क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार है? आप अपनी मर्जी से ये शादी कर रहे हैं या किसी प्रेशर में? नंदिता ने आनंद की आंखों में देखकर सवाल किया। इतना जवाब काफी होगा, आनंद बोला। जी काफी होगा। क्योंकि रिश्ते में बाकी चीजें तो धीरे धीरे सही हो जाती है, पर सहमति होना जरूरी हर है। यदि आप दिल से इस रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे और किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप, नंदिता बोली और जवाब के लिए आनंद की तरफ देखा। आनंद ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी नजर दूर बैठी शोभना पर गई जो कि बड़ी ही खुशी से दिवाकर और मधुलिका से बात कर रही थी। उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि यह रिश्ता उनके लिए कितना खास है। आनंद ने संध्या और सूरज की तरफ देखा जिनके चेहरे पर भी संतोष और खुशी की झलक थी। आनंद ने गहरी सांस ली और नंदिता की तरफ देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदिता। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं और यह रिश्ता मेरे सहमति से ही हो रहा है। बस मेरी जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताना जरूरी लगा, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कल को आपको इस बात को लेकर शिकायत हो सकती है। समझ रही है ना आप? आनंद बोला। जी, नंदू बोली। एक मेडिकल पर्सन की लाइफ नॉन मेडिकल से काफी अलग होती है, और मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे प्रोफेशन से आपको तकलीफ हो और आपके कोई भी सपने या उम्मीदें टूटे, आनंद ने कहा। नंदिता अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। आपको मेडिको लड़की, नंदू ने कहना चाहा। 1 सेकंड प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे आपके प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं और नहीं मेरी ऐसी कोई चॉइस है कि मुझे मेडिको से ही रिश्ता करना है, आनंद ने उसे बीच में ही रोककर कहा। नंदिता ने नजर झुका ली। रिश्ता अचानक से हुआ तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था शादी के बारे में। मैं अपने हॉस्पिटल और अपने पेशेंट्स में उलझा हुआ था और यहाँ पर दादी माँ के कहने पर 2 दिन के लिए आया था। अचानक से ही दादी माँ ने मैंने रिश्ते की बात की और एकदम से मिलने मिलाने का प्रोग्राम हो गया। यह सब कुछ घंटों में ही हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गई होंगी और मुझे कुछ भी गलत नहीं समझ रही होंगी, आनंद ने कहा। नंदिता ने आनंद की तरफ देखा, अपनी पलकें झपकाईं। आनंद को दिल एकदम से जोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ।
नंदिता ने वापस से आनंद की तरफ देखा। आनंद भी नंदिता की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। नंदिता का मासूम खूबसूरत छोटा सा चेहरा एकदम शांत था तो वहीं उसकी गहरी आंखें मानो कई सारी बातें एक साथ कह रही हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात कह दी और मैंने भी सुन ली। मुझे इन सब बातों से कोई भी परेशानी नहीं है। हर आदमी का अपना काम अपना प्रोफेशन होता है और मैं मानती हूं कि मैं मेडिकल से नहीं हूं पर मैं समझती हूं एक डॉक्टर और उसकी जिम्मेदारी को। नंदिता ने कहा तो आनंद को न जाने क्यों अच्छा लगा। मेरे भाई साहब भी दुकान चलाते हैं और उनका समय भी इसी तरीके का होता है। कई बार उनको घर आते में रात के 11 बज जाते हैं। किसी भी दिन की कोई छुट्टी नहीं होती है। सामान लेने के लिए कई बार दिल्ली जाते हैं और कई बार सूरत से साड़ियां लाते हैं। तो घर मैं और भाभी यह मिलकर संभालते हैं। आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके और आपके प्रोफेशन के बीच कभी नहीं आऊंगी, नंदिता ने कहा तो आनंद के ने राहत की सांस ली। आनंद ध्यान से नंदिता की तरफ देख रहा था। नंदिता के बातचीत करने के तरीके और संयमित व्यवहार से आनंद काफी हद तक प्रभावित हुआ था। उसके मन में नंदिता के लिए कोई प्रेम नहीं था और ना ही कोई आकर्षण अभी तक उसे महसूस हुआ था, पर नंदिता के व्यवहार ने एक अच्छी इमेज आनंद के दिल पर छोड़ी थी। वह आगे और सुनना चाहता था कि नंदिता क्या कहती है और किस तरीके से कहती है। आपके लिए यह अनएक्सपेक्टेड है तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही है। अचानक से ही रिश्ते की बात हुई और एकदम से शांता मौसी ने आकर आपके और आपके घर के बारे में बताया। मैं भी अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी पर इतना जानती हूं कि रिश्ता तो एक ना देना एक दिन होना ही है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे करके रिश्ता भी निभ जाएगा और आपके और मेरे बीच में संबंध अच्छे भी रहेंगे, नंदिता ने कहा। आपको विश्वास है ऐसा? आनंद ने उसकी तरफ देखा। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब। और अब आप पर भी, नंदिता ने मुस्कुराकर कहा तो आनंद के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच नंदिता। आपने बहुत ही अच्छे से मुझे और मेरी सिचुएशन को समझा, आनंद बोला। अब चलें, नंदिता ने कहा और उठ खड़ी हुई। चलिए, आनंद बोला और फिर दोनों सबके पास आकर बैठ गए। शोभना ने आनंद की तरफ देखकर इशारे से पूछा तो आनंद ने सहमति में गर्दन हिला दी। वहीं मधु ने नंदिता से पूछा तो नंदिता ने भी अपनी तरफ से हाँ कर दी। चलिए दिवाकर जी, बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हमें लगता है कि अब रिश्ता तय कर लेना चाहिए। शोभना जी ने कहा। जी बिल्कुल, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है और आपके जैसा परिवार और आनंद के जैसा जैसा लड़का तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता। यह सब शांता मौसी के प्रयासों के कारण ही हुआ है, दिवाकर बोले। नंदिता ने नजर उठा आनंद को देखा। साफ रंग, क्लीन सेव, गहरी आंखें और आकर्षक मुस्कान। नर्मदा मैया, क्या ही हो रहा है, मुझे क्यों इन्हें बार बार देखने को दिल कर रहा है, नंदिता खुद से बोली और नजर झुका ली। आनंद ने भी नंदिता को देखा। कुछ तो बात है, नंदिता में नजर न चाहते हुए भी बार बार उस पर चली जाती है, आनंद खुद से बोला। यहां तो हम दूसरे के घर में आए हैं। एक बार आप लोग हमारे घर आ जाइए, नहीं तो कल हम लोग आपके घर आते हैं। एक बार मिल बैठकर सारा कुछ तय कर लेते हैं, फिर मैं अपने परिवार को भी यहां बुला लूंगी। अब मैं चाहती हूं कि जबलपुर से जाने से पहले इन दोनों की सगाई कर दी जाए। शादी का जब मुहूर्त निकलेगा तब हो जाएगी, शोभना ने कहा। जी बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं है और आप सादर आमंत्रित हैं। कल दोपहर का खाना आप हमारे साथ हमारे घर पर खाइए, वहीं पर अब आगे की बातचीत भी हो जाएगी, दिवाकर ने कहा। जी बहुत अच्छा, शोभना, सूरज और संध्या ने सहमति जताई और उसके बाद दोनों परिवार अपने अपने घर के लिए निकल गए। आनंद से मिलकर और आनंद को जानकर नंदिता बेहद खुश थी। उसके दिल में वैसे भी आनंद ने अपनी एक खास जगह उसी पल बना ली थी जब उसने सागर से उसे बचाया था, और आज जब आनंद से बातचीत हुई तो नंदिता के दिल में आनंद पूरी तरीके से बस गया था। आनंद की सादगी, उसका व्यक्तित्व और आकर्षक चेहरा नंदिता के ज़हन में जगह बना चुका था। आनंद अपनी तरफ से अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं था। उसके लिए यह जस्ट एक फॉर्मेलिटी टाइप का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या क्या न करे। वह नंदिता को चाहता है या नहीं, उसे क्लियर नहीं था।
यहाँ पर आनंद की तरफ से प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं था और ना ही उसे नंदिता के लिए कोई भी लगाव महसूस हुआ था। हाँ, नंदिता का शांत व्यवहार, बातचीत का तरीका और उसकी निश्चल खूबसूरती ने आनंद को प्रभावित जरूर किया था। और इसलिए उसे इस रिश्ते से कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि शादी तो एक ना एक दिन करनी है और जब सबने नंदिता को उसके लिए चुना है और उसे भी नंदिता में ऐसी कोई भी कमी समझ नहीं आई तो फिर रिश्ते के लिए मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि वह कब पति पत्नी के रिश्ते के लिए तैयार होगा यह वह खुद भी नहीं जानता था, पर उसने सोच लिया था कि वह अब कोई आपत्ति नहीं जताएगा और जैसा चल रहा है वैसा होने देगा। एक जगह उसकी मर्जी नहीं चली तो कम से कम वह शोभना, संध्या और सूरज की खुशियों का तो ध्यान रख ही सकता है। शोभना, संध्या, सूरज और आनंद घर आए। चलो अच्छा हुआ सब सही हो गया, शोभना बोली। मुझे तो नंदिता बेहद पसंद आई। कितनी खूबसूरत है और बातें भी कितने अच्छे से करती है। उसके बातचीत का तरीका और व्यवहार उसके अच्छे संस्कारों को दिखाता है, संध्या ने कहा। और मुझे भी दिवाकर जी और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता भी था कि ऐसे ही परिवार की लड़की हमारे घर में आए ताकि हमारा परिवार हमेशा यूं ही एक दूसरे के साथ बना रहे हैं और इसकी एकता न टूटे। और अब नंदिता से मिलकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है माँ कि आपने एकदम सही निर्णय लिया है, सूरज बोले। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आनंद उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आया, पर माथे पर अब भी टेंशन थी। उसने अपना फोन निकाल व्हाट्सएप चेक किया, पर जैसी उसे उम्मीद थी एक भी मैसेज उसका नहीं था जिसका उसने सोचा था। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। तुम दोनों तैयारी कर लेना, कल हम लोग उनके घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। कुछ शगुन लेकर चलना होगा, कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और हो सके तो एक गोल्ड का सेट लेकर चलना। बाकी मैं पंडित जी से पूछ लेती हूँ, कल सुबह अगर 1-2 दिन के अंदर कोई अच्छा मुहूर्त होता है तो आनंद और नंदिता की सगाई करवाने के बाद ही हम लोग दिल्ली वापस जाएंगे, शोभना ने कहा। पर आनंद रुकेगा इतने दिन, संध्या बोली। मैं उससे बात कर लूंगी। जब यहाँ तक आए हैं तो एक काम हो जाए तो अच्छा ही है, फिर दोबारा आने के लिए उसे फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी और समय की बर्बादी होगी, शोभना बोली। बाकी मैं अमृत और रूपाली को बोल देती हूँ कि अगर वो आ सके तो बच्चों को लेकर आ जाए ताकि इन लोगों की सगाई का प्रोग्राम हो सके, संध्या ने कहा। और माँ, मैं तो कहता हूँ कि आप शादी का मुहूर्त भी जल्दी निकलवा लीजिए। आज आनंद के चेहरे पर भी एक संतोष का भाव था और उसे नंदिता अच्छी भी लगी। अब यह रिश्ता जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। आनंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे तो हम लोगों के भी दिमाग से एक टेंशन खत्म होगी, सूरज बोले। तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल पंडित जी से सगाई और शादी दोनों का ही मुहूर्त निकलवा लेती हूँ, फिर आगे जैसी मां नर्मदा की इच्छा, शोभना बोली और फिर वह भी अपने कमरे में चली गई। रात के समय संध्या और सूरज ने रूपाली और अमृत को वीडियो कॉल लगाया। हाँ भाभी, कैसा चल रहा है वहां पर? रूपाली खुश होकर बोली। सब ठीक चल रहा है, बस तुम लोगों की को याद कर रहे हैं, संध्या ने कहा। यहां भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। आप तो घर की जान हो। आप और भाई साहब नहीं हो तो ऐसा लग रहा है जैसे घर एकदम सूना हो गया हो, रूपाली बोली। और अमृत, ऑफिस में सब ठीक है? निमेश और अर्नव ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं? सूरज ने पूछा। जी भाई साहब, वह बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं और अच्छे से सब कुछ सीख और समझ रहे हैं। और फिर मैं तो हूं ही। आप निश्चिंत रहिए यहाँ की तरफ से, अमृत ने कहा। अच्छा, तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनानी थी, संध्या ने चहकते हुए कहा। कहीं माँ जी ने हमारे आनंद के लिए जबलपुर से ही तो कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? रूपाली ने कहा तो संध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी होगी भाभी। आप भी ना भाभी। यहाँ दिल्ली में क्या लड़कियों की कमी पड़ी हुई है जो आपने जबलपुर की लड़की पसंद कर ली हमारे आनंद के लिए? हम सब जानते हैं घर का सबसे अच्छा होनहार और स्मार्ट लड़का है आनंद। उसके लिए जबलपुर की लड़की? रूपाली ने मुंह बनाकर कहा। अरे पहले तुम लड़की के बारे में जान लो, समझ लो, तब कोई राय बनाना रूपाली। और जबलपुर का होने से क्या होता है? किसी इंसान की पहचान जगह से नहीं होती और जबलपुर इतना भी छोटा शहर नहीं है।
एक मध्यम दर्जे का सामान्य शहर है जहां के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं। और फिर हम जहां रिश्ता कर रहे हैं वह घर भी काफी अच्छा है। समझदार लोग हैं और लड़की भी पढ़ी लिखी है। एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी आजकल B.Ed कर रही है, संध्या बोली। आपको नहीं लगता भाभी कि आनंद के लिए कोई डॉक्टर लड़की होनी चाहिए? आखिरी ले देकर हमारे घर में एक वही तो लड़का है जो मेडिकल में गया है, उसके लिए उसकी लाइफ पार्टनर कम से कम उसके बराबर की होनी चाहिए, रूपाली बोली। मैंने आनंद से बात कर ली है। उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसे भी लड़की पसंद आई है और हम सबको भी। बस तुम लोगों से यही कहना था कि अगर समय मिल सके तो तुम लोग यहाँ आ जाओ। हम कल सुबह तुम्हें बता देंगे आगे का प्रोग्राम। वैसे माँ चाहती हैं कि यहाँ से जाने से पहले आनंद और नंदिता की सगाई करा दी जाए। उसके बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकलेगा तब हो जाएगी। कम से कम एक रस्म हो जाएगी तो रिश्ता तय हो जाएगा, संध्या ने कहा। मतलब बात इतनी आगे पहुंच चुकी है, रूपाली बोली। रूपाली बस भी करो। अब सारी नेगेटिव बातें छोड़ो और खुश हो जाओ, आखिर आनंद के रिश्ते की बात हुई है, अमृत बोले तो रूपाली खामोश हो गई। अच्छा बताइए भाभी, लड़की कैसी दिखती है? हमारे आनंद के जैसी तो है ना? हमारे आनंद के लायक तो है ना? अमृत ने खुश होकर पूछा। आनंद से 21 है दिखने में, और समझदारी और व्यवहार भी एकदम संयमित है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। मैंने तो हमेशा अपने आनंद के लिए इसी तरह की लड़की की कल्पना की थी और देखिए नर्मदा मैया की कैसी कृपा हुई कि हम यहाँ आए और हमें बिल्कुल वैसे ही लड़की मिल गई जैसी मैं अपने आनंद के लिए चाहती थी, संध्या ने कहा। अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो फिर हमें भला क्या आपत्ति होगी? आप हमें बता दीजिएगा कब आना है, हम लोग बच्चों को लेकर आ जाएंगे, रूपाली ने कहा। रूपाली सुबह पंडित जी के आते ही हम तुम लोगों को खबर कर देंगे। जहां तक है तुरंत का ही करना प्रोग्राम रखा जाएगा, अगर मुहूर्त हुआ तो। तुम लोग फ्लाइट देख लो या बाई रोड आना चाहो तो वो देख लो, पर तुम लोगों को कल ही आना होगा। फिर भी मैं सुबह तुमको जल्दी बता दूंगी, संध्या ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सही कहा तुमने संध्या। वाकई में नंदिता मुझे भी बहुत सही लगी। मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि हमारे आनंद के लिए जो लड़की हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। जिस तरीके से तुमने मेरी परिस्थिति और मेरे काम को समझा और मेरे परिवार को संभाला है, ठीक वैसे ही आनंद घर का बड़ा बेटा है। अगर उसकी लाइफ पार्टनर ठीक आ जाती है तो आगे की जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी। घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है और मुझे लगता है नंदिता उन सब को निभा ले जाएगी, सूरज ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बस एक बार आनंद का घर बस जाए उसके बाद अर्नव के बारे में भी सोचेंगे। मुझे अर्नव की फिक्र होती है। उसके लिए कोई समझदार लड़की मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए, संध्या ने कहा। सिर्फ अर्नव ही नहीं, अब तो सभी बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। एक एक करके सबके लिए घर परिवार देखना ही है। निमेश, अर्नव और फिर मिताली और रूबी। जितना समय पर रिश्ता हो जाए उतना सही रहता है। इसी उम्र में रिश्ते मजबूत होते हैं, सूरज बोले। निमेश, मिताली का तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है रूबी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमारा है? संध्या ने कहा। नहीं संध्या, अधिकार तो हमारा नहीं है, पर अब वह हमारे पास रह रही है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ही निर्णय लेंगे ना। अब ठाकुर साहब का तो कुछ पता नहीं और मुझे अरुणा का भी कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या सोचेगी। अब हम अपने बच्चों के बारे में केवल नहीं सोच सकते। रूबी भी हमारी बच्ची है और हमारे साथ रह रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है, सूरज ने कहा। ठीक है, फिर भी आप एक बार अरुणा से बात करके तो देखिए कि वह क्या चाहती हैं। जिस तरीके से वह रूबी को रखती हैं, मुझे नहीं लगता कि रूबी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार वह किसी को भी देंगी, संध्या ने कहा। तुम ठीक कह रही हो। वहां दिल्ली पहुंचते ही मैं अरुणा से बात करता हूं और उसका मन जानने की कोशिश करता हूं, सूरज ने कहा। दिल्ली। एक खूबसूरत सी बिल्डिंग के बाहर आकर निमेश ने गाड़ी रोकी और बाहर आया। अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाल एक खूबसूरत प्लेटिनम रिंग निकाली और उसे मुस्करा के देखा। आज सिम्मी से अपने दिल की बात कह दूंगा। उसे बता दूंगा कि मैं उसे प्यार करता हूं और वह भी आज से नहीं, न जाने कब से, शायद कॉलेज के पहले दिन से जब पहली बार उसे देखा था।
धीरे धीरे जैसे उसे और जाना उससे प्यार गहरा होता गया। आज अच्छा मौका है, उसकी बर्थडे पार्टी है और उसने मुझे बुलाया है तो कुछ खास ही होगा। उसने मिताली और रूबी को नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे बुलाया, इसका मतलब कि मैं उसका खास हूं। निमेश मन ही मन न जाने क्या क्या सोच रहा था। सिमी के फ्लैट पर आज उसने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी जिसमें उसने अपने गिने चुने खास दोस्तों को बुलाया था। निमेश भी उनमें से एक था। निमेश और सिम्मी एक ही ब्रांच से थे, इसलिए अच्छे दोस्त थे, तो वही मिताली और रूबी की ब्रांच अलग थी, तो उन दोनों की क्लास भी अलग थी। यदाकदा सिम्मी से उनकी बात होती रहती थी पर दोस्ती नहीं थी। निमेश बहुत पहले से ही सिम्मी को पसंद करता था पर कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ भी कहने की। जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो निमेश में ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो वही मिताली और रूबी पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी और उनके साथ ही सिम्मी भी। आज सिम्मी ने अपनी बर्थडे पार्टी में मिताली और रूबी को नहीं बुलाया, जबकि निमेश को बुलाया तो निमेश के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह जानता था कि मिताली और रूबी सिम्मी की खास दोस्ती नहीं है, पर फिर भी अब तक जब भी कभी ऐसा हुआ था तो सिम्मी ने हमेशा तीनों को एक साथ बुलाया था, और यही कारण था कि निमेश सिम्मी से अपने दिल की बात नहीं कह पाया था क्योंकि उसकी दोनों बहनें साथ रहती थी। पर आज वह अकेला आया था। सिम्मी ने सिर्फ अपने क्लासमेट्स को बुलाया था, इसलिए उसने बाकी किसी को नहीं बुलाया। हैप्पी बर्थडे सिम्मी, निमेश ने उसे गिफ्ट देते हुए कहा। थैंक यू सो मच निमेश, सिम्मी बोली और निमेश को हग किया। निमेश के तो मानो पूरे शरीर में एक जलतरंग सी दौड़ गई और अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। सिम्मी ने पेरेंट्स के साथ केक कट किया और उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। सिम्मी की मम्मी पापा ने उनका केक कटवाया, उसके बाद वह लोग वहां से निकल गए, उन्हें किसी बिजनेस पार्टी में जाना था। सिम्मी और उसके दोस्तों को उन्होंने छोड़ दिया ताकि वह लोग इंजॉय कर सकें। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी, सब लोग खा पी रहे थे और मस्ती से डांस कर रहे थे कि तभी निमेश की नज़र सिम्मी पर गई जो कि टेरेस की तरफ जा रही थी। यह सिम्मी ऊपर जा रही है, यही अच्छा मौका है। अकेले में उसे अपने दिल की बात कह दूंगा, सोचकर निमेश भी उसके पीछे चल दिया। सिम्मी टेरेस पर निकल गई और निमेश उसके पीछे पीछे गया। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि तभी उसकी नज़र सामने गई जहां पर सिम्मी खड़ी हुई थी और उनका क्लासमेट वैभव घुटनों पर बैठा हुआ था और सिम्मी की उंगली में अंगूठी पहना रहा था। निमेश के कदम वही अटक गए और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल ही निकालकर मसल दिया हो। आई लव यू सिम्मी, वैभव ने कहा। आई लव यू टू, सिम्मी बोली तो वैभव ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उठ खड़ा हुआ और सिम्मी को अपने सीने से लगा लिया। इससे आगे निमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और वहां से तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। उसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था, उसके प्यार का यह अंजाम होगा उसने कभी नहीं सोचा था, पर कुछ किया नहीं जा सकता। उसने सच्चे दिल से सिम्मी को चाहा था। सिम्मी के अलावा उसने न किसी के बारे में सोचा था और न सोचना चाहता था, पर कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ भी कहने कुछ भी करने में इतनी देर हो जाती है कि समय हमारे हाथ से निकल जाता है। वहीं आज निमेश के साथ हुआ। वह सही वक्त का इंतजार करता रहा और सिम्मी वैभव के प्यार में पड़ गई। थोड़ा सा आगे बढ़कर निमेश ने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया। आंखों में भरे के आंसू गालों पर बिखर गए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसे चाहा पर वो किसी और को डॉट। सब कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, पर मैं तो अर्नव भैया की तरह भी नहीं हूं कि कभी इस लड़की को देखूं कभी उस लड़की को। पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ सिम्मी से प्यार करता हूं, दिल ही दिल में। उससे कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों कमजोर पड़ जाता हूं। अर्नव भाई जैसा होता तो अब तक बोल दिया होता, और आज जब मैं अपने दिल की बात कहने आया तो वक्त मेरे हाथ से निकल गया। सिम्मी तो वैभव को प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, निमेश ने आंखों को रगड़ के कहा। खैर मेरी किस्मत, जो भी हो वह जिसके साथ रहे खुश रहे। अब मैं कभी उसके रास्ते नहीं आऊंगा, निमेश ने खुद से कहा और खुद को शांत करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, पर उसके अंदर की तकलीफ बार बार उसकी आंखों में भर आ रही थी। क्या होगा आगे निमेश का जानेंगे जल्दी ही।